नमस्कार जी। कैसे हैं आप लोग? नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी। प्रणाम। बहुत आशीर्वाद। सब लोग कैसे हैं? नमस्कार बहुत सर। बढ़िया। नमस्कार। नमस्ते जी। आपके साथ डॉक्टर विनयशील भी देख प्रणाम रहे थे सर। तो प्रणाम ये सर। नमस्कार। नमस्कार कर रहा था। आप भी नमस्कार। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम डॉक्टर विनयशील जी। अच्छा देखिए, हम लोग क्विकली रिकैप करेंगे कल का। आजकल एक्चुअली आज थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं। अगली क्लास में टाइम पे रहेंगे। तो भजन जिस समय आरती चलती है हमारे वहाँ पूजा के हिंदू सिस्टम में, पूजा का विधान ये है कि पूजा की समाप्ति आरती के साथ होती है। तो फिर आरती में हम किसी तरह का इंटरप्शन नहीं करते हैं। अच्छा देखिए, कल जो हमने आप लोगों के साथ किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कुछ दशाएं हैं, जो कि एक जनरल उसका एक ऑर्डर है, जिन दशाओं के बारे में के.एन. राव साहब ने उपदेश सूत्र से देखा है। तो सीमा जी आपको आशीर्वाद। उपदेश सूत्र में उन्होंने देखा है कि वो उसी से लिया है उन्होंने। जैसे दशाएं जो होती हैं, अग्नि तत्व राशियों की जो दशाएं होती हैं, जैसे कि अग्नि तत्व राशियां कौन कौन सी हैं? पहली है एरीज, दूसरी है सिंह या लियो, और तीसरी है सैजिटेरियस या धनु राशि। इनकी जो दशाएं होती हैं उनका जनरल जो फॉर्मेट होता है वो तकलीफ देने वाला होता है। यानी इन राशियों का मैं बाद में आपको बताऊंगा किस समय पे ये अच्छे प्रभाव छोड़ेगी। इसमें उन्होंने कहा है कि जो जेमिनी राशि होती है वो हर जातक के लिए अच्छी राशि मानी जाती है, लेकिन के.एन. राव साहब का ये कहना है कि जेमिनी राशि में आपका आत्मकारक नहीं बैठा होना चाहिए। अगर उसमें मिथुन राशि में अगर आपका आत्मकारक बैठेगा तो वो राशि में अच्छे प्रभाव नहीं देगी। वो प्रभाव जो है वो धन के मामले में, कीर्ति शौर्य के मामले में तो देगी, और आपका जो है काम की बढ़ोतरी के मामले में देगी, आपको प्रसन्नता के मामले में देगी, लेकिन आपके और आपके परिवार के लोगों के स्वास्थ्य के बारे में ये आपको चिंता का विषय बनाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मंगल की जो दूसरी राशि है स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो की राशि की भी जो दशा होती है वो अच्छी नहीं होती। तब तक अच्छी नहीं होती जब तक कि कोई अंतरे की उसको ऐसा अंतर नहीं मिलता जहां पे कि केतु उस अंतर की राशि में बैठा हो। इसका मतलब ये है कि सपोजिंग आपको जो है स्कॉर्पियो राशि की दशा चल रही है और आपके ये स्कॉर्पियो की जो दशा होगी ये आपकी चलेगी। स्कॉर्पियो के 9th हाउस में क्या पड़ा? स्कॉर्पियो के 9th हाउस में क्या पड़ा? कर्क पड़ा। 4 8 12 होता है ना, तो 12 इसके चार पड़ा सर। तो कर्क राशि जो है अपसव्य राशि होगी। अपसव्य राशि का मतलब ये हो गया कि ये जो दशा इसकी चलेगी, अंतरे चलेंगे वो उल्टे चलेंगे। तो इसका मतलब है कि स्कॉर्पियो के बाद में जो दशा आएगी, स्कॉर्पियो के उसमें कर्क पड़ा। हाँ, 1 5 6 और उसके 7वें हाउस के ये डायरेक्ट चलते हैं। तो 1 5 6 का मतलब हो गया पहली लियो और वर्गो, और उसके 7वें क्या हो गया? लिब्रा और एक्वेरियस और पाइसेस। इसके जो है इन राशियों के तो जुडाइकल ऑर्डर में चलते हैं, और जो 2 3 4 और उसके सप्तम के 2 के सप्तम में आ गया स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक, और 3 के सप्तम में आ गया धनु, और 2 3 4 के सप्तम में आ गया कैप्रिकॉर्न या मकर। इनके आपके जो है उल्टे चलते हैं। तो उसका मतलब स्कॉर्पियो में जो दूसरी दशा आएगी वो दशा आपकी आएगी इसके पीछे की दशा, जैसे लिब्रा आएगी, फिर आएगी आपकी वर्गो आएगी, वर्गो के बाद में फिर लियो आएगी, लियो के बाद में कैंसर आएगी, कर्क आएगी, उसके बाद में मिथुन आएगी, मिथुन के बाद में वृष आएगी। तो अगर सपोज आप वृक्ष राशि में अगर केतु विराजमान है तो इसका मतलब है यहां तक ये स्कॉर्पियो की जो दशा है आपकी वो अच्छे फल नहीं देगी। लेकिन जैसे मैं केतु पोजाइटेड राशि, क्योंकि केतु जो है स्कॉर्पियो के 2 लॉर्ड्स में से एक है, तो उसके बाद से फिर दशा का प्रारूप आपका फेवरेबल हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो एक्वेरियस राशि की दशा है अमूमन वो
राजेश चतुर्वेदी जी, आपको आशीर्वाद। आपका जो इसके बाद जो है, जो जैसे आपकी इसमें एक्वेरियस राशि की जो दशा होती है, वो दशा को वो खराब बताते हैं, लेकिन उनका कहना ये है कि एक्वेरियस में 2 लॉर्ड्स होते हैं, शनि और राहु। अगर राहु एक्वेरियस राशि के ऊपर विराजमान होते हैं तो फिर ये दशा आदमी को विदेशों में ले जाके मान सम्मान दिलाती है। इसके बाद हमने एक पॉइंट किया था कि जब भी कभी असेंडेंट से 6, 8, 12 की दशाएं आती हैं, 6, 8, 12 राशियों में, 6, 8, 12 भावों में बैठी हुई राशियों की दशा आती है, तो ऐसी दशाओं के फल आपके अच्छे नहीं होते। इसके बाद किरण राव साहब ने कहा है कि सैजिटेरियस राशि की जो दशा है, यानी धनु राशि की दशा है, उस दशा में परिवार के सदस्यों के साथ में काफी नुकसान होता है। यानी परिवार के में कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, या परिवार के लोग छूट जाते हैं, या उनके साथ में कोई मेडिकल की सिचुएशन आती है। इसके बाद अब मैंने आपको बताया था कि जो पॉइंट हमें ऐड करना था वो था कि महादशा, जो चर की महादशा चल रही है, उसका अंतरदशा को आपने देखना है। अगर अंतरदशा उसकी 6, 8, 12 की है महादशा काउंट करने पे, अगर महादशा से अंतरदशा को अगर आप काउंट करेंगे और वो 6ठे में, 8वें में या अथवा 12वें में पड़ जाए, तो फिर ऐसी जो अंतरदशा है उसके फल आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। अब इसमें जो है क्या चीज ओवरराइट करती है, इसमें ओवरराइट ये करती है कि जैसे स्कॉर्पियो की आपकी दशा चल रही है और उसमें केतु बैठे हुए हैं, अगर केतु बैठे होंगे तो केतु कुल की उन्नति करने वाले हैं, वो मैरिज करा देते हैं और वो सभी तरह की सुख सुविधाएं भी देते हैं और साथ में स्पिरिचुअल प्रोग्रेस व्यक्ति के जीवन में देते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में लेके चले जाते हैं। और क्या इसमें आपका ओवरराइटिंग फैक्टर है? ओवरराइटिंग फैक्टर में ये है कि अगर दशा जो भी आपकी चल रही होगी, उस दशा से द्वितीय भाव में अगर चंद्रमा और शुक्र बैठे होंगे, या अगर चंद्रमा बैठा हो और शुक्र उस पर दृष्टि दे रहा हो, या शुक्र बैठे हो उस पर चंद्रमा की दृष्टि हो, तो ऐसे में धन धान्य की अधिकतम बारिश होती है, यानी कि व्यक्ति को काफी धनाढ्य होने का बनता है। और इसके विपरीत में जो दशा लग्न का हमारा कॉन्सेप्ट है, जिसमें जगदीश नैन साहब कल थोड़ी गलती कर गए थे, कि दशा लग्न कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया है जगदीश नैन साहब? दशा जी मैं वो स्लो मोशन से नोट बना लिए हैं। जो कल आपने 2 पॉइंट है मैरिज का और एक वो समझाया था कि प्रमोशन जॉब का। जी, थैंक यू सो मच। दशा लगने का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में एक यूनिक फैक्टर है जेमिनी के अंदर, और वो यूनिक क्यों हो जाता है? क्योंकि कभी कभी लगन से आपको किसी ग्रह विशेष की ना तो अर्गला मिल रही होती है, या लगन से आपको कोई इस तरह की स्थितियां नहीं बनती होती हैं कि चंद्रमा और शुक्र आपके द्वितीय भाव में आ जाएं, या आपके अमात्य कारक आपके आत्मकारक आपके नवम में, दसम में, एकादश में आ जाएं, जो जीवन के अंदर आपकी उन्नतियों की तरफ को इंडिकेट करें। लेकिन दशा लग्न से ये सारा कॉन्सेप्ट डायनेमिक बना दिया है महर्षि जेमिनी ने। कहने का मतलब है, जब हम दशा लग्न को किसी भी दशा को जब हम लग्नवत करते हैं और ऐसी स्थिति के अंदर आत्मकारक की, मैंने आपको बताया कि 5 इसके अंदर कंपोनेंट हैं जो कि राजयोग बनाते हैं। पहला कंपोनेंट होता है इसमें राजयोग फॉर्मेशन का, वो होता है आत्मकारक। दूसरा होता है अमात्य कारक, तीसरा होता है पुत्र कारक, चौथा होता है दारा कारक, और 5वां होता है फिफ्थ लॉर्ड। इसमें सर्वाधिक जो रिस्पेक्ट मिली है वो आत्मकारक, अमात्य कारक को और पुत्र कारक को। यानी पुत्र कारक को तो सबसे ज्यादा उन्होंने, क्योंकि महाराजा धीराज योग में पुत्र कारक का ही रोल प्ले होता है, तो बहरहाल पुत्र कारक एंड फिफ्थ लॉर्ड का उसमें रोल होता है। तो आपको धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि पुत्र कारक कितना इंपॉर्टेंट है, और उसको इंपॉर्टेंस देने का कारण क्या है कि पंचम भाव आपका पूर्व पुण्यों का भाव है, मंत्र साधना का भाव है, रिवॉर्ड्स रिकॉग्निशन का भाव है, क्रिएटिविटी का भाव है, और संतान का भाव है। ये सारी चीजें आपको पूर्व जन्म के कर्मों पे आधारित मिलती है। तो उसका मतलब चूंकि पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ भाव है, इसलिए महर्षि जेमिनी ने ये कहा है कि इस मायावी दुनिया में
अगर आपको माया की कोई भी चीज मिल रही है तो सारी चीजें आपको पंचम भाव में अच्छे कर्मों की वजह से मिलती है। यानी अच्छी संतान का होना ये भी आपके पूर्व जन्म के कर्मों पर आधारित है। इसी तरह से आपका मंत्र साधनाओं में विश्वास करना, आपका एजुकेटेड होना, या आपके अंदर क्रिएटिविटी होना, या आपको गैलेंट्री अवार्ड्स या किसी भी तरह के अवार्ड, भारत रत्न वगैरह सब मिलना, ये सारे रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन आपको पूर्व जन्म के कर्मों पे आधारित होते हैं। तो फिफ्थ लॉर्ड की आप इंपॉर्टेंस को धीरे धीरे समझने लगेंगे। कल की क्लास में जो हमने और किया था वो था कि क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे। आत्मकारक के जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो इन्हीं 5 कंपोनेंट्स में 4 के साथ बनेंगे। यानी आत्मकारक अगर मात्यकारक के साथ में पोजाइटेड हो, आत्मकारक अगर पुत्रकारक के साथ में पोजाइटेड हो, प्लेस्ड हो, या आत्मकारक अगर युति बनाता हो दाराकारक के साथ में, या आत्मकारक अगर फिफ्थ के लॉर्ड के साथ में युति बनाता हो, तो एक अच्छे राजयोगों का निर्माण होता है। इसके अंदर ऋषि जैमिनी का क्या कहना है कि यही राजयोगों का बलाबल आपने नवमांश के अंदर देखना है कि नवमांश में जाके या दृश्यकांड में जाके राजयोग बनाने वाला ग्रह कहीं पीड़ित तो नहीं है, कहीं उस पर मैलेफिक का एस्पेक्ट तो नहीं आ रहा है, जैमिनी के एस्पेक्ट, कहीं वो नैसर्गिक पापी ग्रहों के बीच में तो नहीं फंस गया है, कहीं ऐसा पाप कर्तरी तो नहीं हो रहा है, कहीं कमजोर तो नहीं हो गया है, कहीं वो नीच का तो नहीं चला गया है, कहीं वो दुख भावों में तो नहीं बैठ गया है। तो इन सब बातों को आपको इवेलुएट करना होता है। और इन 2 डिविजनल चार्ट्स में सबसे ज्यादा पावरमेंट का चार्ट है नवमांश ललित के लिए। ये सारे कुछ उन्होंने जो है ऋषि पाराशर से ही उन्होंने बोरो किया है। यानी उन्होंने ऋषि पाराशर की इस विषय वस्तु को बहुत इज्जत दी है। अब देखिए, इसके बाद मैंने आपको बताया कि अमात्यकारक के जो है वो क्या क्या युति या प्रभाव होंगे। तो अमात्यकारक जो है बनाएगा पुत्रकारक के साथ में, दाराकारक के साथ और फिफ्थ लॉर्ड के साथ। अमात्यकारक ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ आत्मकारक के साथ में बना रहा है पिछले वाले में। अब इसके बाद आता है आपका पुत्रकारक। पुत्रकारक बनाएगा दाराकारक के साथ और पुत्रकारक बनाएगा फिफ्थ के लॉर्ड के साथ में। उसके बाद फिर दाराकारक आता है। दाराकारक जो है इन सभी के साथ बनाता है, यानी कि दाराकारक जो पीछे आ चुका है उसको हम कवर नहीं कर रहे हैं। दाराकारक की का जो संबंध है वो फिफ्थ लॉर्ड के साथ, तो दाराकारक का हम पुत्रकारक के साथ में संबंध हम बात कर चुके हैं। तो इसी प्रकार से फिफ्थ लॉर्ड को भी हम देखते हैं, और फिफ्थ लॉर्ड का संबंध आत्मकारक के साथ अथवा मात्यकारक के साथ अथवा दाराकारक के साथ अथवा पुत्रकारक के साथ फिफ्थ लॉर्ड का संबंध, ये सारे के सारे राजयोग बनाते हैं। कुंडली के अंदर सिर्फ ये है कि जो राजयोग जो है वो अष्टम भाव में या दुख भाव में बनते हैं। छठे भाव को चूंकि उपचय भावों की संज्ञा दी जाती है, यानी कि तीसरा, छठा, 10वां, 11वां ये उपचय भाव हैं, यानी कि औसत ग्रोथ हैं पाराशर ऋषि के। इन भावों में बनने वाले राजयोगों के निकृष्ट प्रभाव नहीं मिलते, लेकिन अष्टम भाव में, द्वादश भाव में अगर राजयोग बनेगा तो वह ट्रांसफॉर्मेशन का भाव बन जाएगा। यानी कि जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह की हॉरोस्कोप में हमने देखा कि आत्मकारक अमात्यकारक का संबंध बन रहा है, लेकिन चूंकि वो अष्टम भाव में बन रहा है और साथ में दाराकारक के साथ में, तो इसलिए क्या हुआ कि उनकी जिंदगी के अंदर काफी चीजें जो हैं वो अप्रत्याशित हुई। यानी कि अचानक ही उनका एलिवेशन हुआ, गवर्नमेंट के साथ में जुड़ाव हुआ, काम हुआ, लेकिन वो बड़े अनविलिंग रहे क्योंकि मातृकारक वहां पे साथ बैठे हैं। मैंने आपको मातृकारक के बारे में बताया था, और राजेश चतुर्वेदी साहब ने जिन्होंने मेहनत की थी इसको एक प्रारूप देने में, सिनॉप्सिस बनाने में, तो उनको मैंने लिखा था कि मातृकारक को क्यों हटा दिया गया राजयोगों की श्रेणी से, क्योंकि मातृकारक जो है वो हमारे चौथे भाव का कॉरस्पॉन्डिंग प्लैनेट है, और चौथा भाव हमारा मोक्ष त्रिकोण का प्रथम भाव हो जाता है, 4, 8, 12। क्योंकि मोक्ष त्रिकोण का हो जाता है और ये सुख का भाव है, तो ये व्यक्ति को कॉम्प्लेसेंट बनाता है, यानी व्यक्ति को एक तरह से संतुष्ट बनाता है। उसे जीवन के अंदर, उसे अगर 2 रोटी मिल जाए और उसको जो है उसके घर वालों का भरण पोषण हो जाए, तो वो ग्रोथ के मामले में उसका एम्बिशन नहीं होता, यानी कि वो जिंदगी को ऊपर उठाने के लिए वो बहुत प्रयत्नशील नहीं होता है। वो जितना उसको मिलता है उतने में ही वो सुख का अनुभव करने लगता है। इसलिए मातृकारक को, क्योंकि हम लोग जो है कलयुग में जी रहे हैं, और
साइंस को लिखते समय महर्षि जैमिनी जो कि दिव्य दृष्टा ऋषि थे, इसी प्रकार से ऋषि पाराशर जो कि दिव्य दृष्टा थे, वो लोग जानते थे कि कलयुग के समय में मटेरियल लाइफ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी, तो इसलिए मातृकारक को ड्रॉप किया गया है, क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ का उतना वो नहीं है। उन्हें ये तो नहीं मालूम था कि एक समय ऐसा आएगा कि जो है जो लोग जो बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तो वो तो बन जाएंगे इंजीनियर्स, और जो उनसे थोड़ा कम पढ़ेंगे वो बन जाएंगे एमबीए, वो इंजीनियर्स के ऊपर राज करेंगे, और जो हाई स्कूल और इंटर पास होंगे वो पॉलिटिशियन बन जाएंगे, जो आर्ट्स वाले होंगे वो आईएएस बन जाएंगे, और उनके ऊपर जो है वो पॉलिटिशियंस आ जाएंगे जो कि 10वीं और 12वीं के पढ़ाई करके वो सबके ऊपर राज करेंगे, और जो बिल्कुल नहीं पढ़ेगा वो फिर बाबा जी बन जाएगा, और बाबा जी जो है वो पॉलिटिशियंस पे भी राज करेगा, आईएएस पे भी राज करेगा, टेक्नोक्रेट्स पे और एमबीएस पे सब पे राज करेंगे। तो वो इस बात को नहीं देख पाए थे, तो उन्होंने ये मोक्ष त्रिकोण का जो भाव है, इसके प्रथम भाव का होने की वजह से मातृकारक को ड्रॉप किया। कल की कक्षा में हम लोगों ने ये समझने की कोशिश की थी कि अगर आपका ज्ञाति कारक जो आपका टू डू हार्म वाला प्लैनेट है, या आपके पूर्व जन्म के कई बैलेंसेस का, नेगेटिविटी का बैलेंसेस का द्योतक होता है, और त्रिक हाउसेस यानी 6, 8, 12 के भावों से कॉरस्पॉन्डिंग प्लैनेट है, यानी 6, 8, 12 के भावों के साथ में जुड़ा हुआ प्लैनेट है, तो वो आपको तकलीफ देना चाहता है इस जीवन के अंदर। लेकिन एक अच्छी बात है कि केएन राव साहब का ऑब्जर्वेशन है कि अगर ज्ञाति कारक आपका उच्च का है अथवा नीच का है, और वो उच्च का नीच का अगर वो आपके इसमें भी है, आपके वर्गोत्तम उच्च का नीच का वो आपके नमांश में भी है, तो ज्ञाति कारक जो है वो अपनी उस वृत्ति को छोड़ देगा जो आपको हार्म करने की है। दूसरा उनका कहना है कि आत्मकारक अगर आपका बहुत बलिष्ठ है, आत्मकारक ग्रह जो भी आपके प्रथम भाव का द्योतक है, अगर वो आपकी कुंडली के अंदर काफी बलिष्ठ है, तो बलिष्ठ का उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है वो ये है कि वो एग्जॉल्टेड हो, उसका क्षेत्रीय हो, मूल त्रिकोण का हो, उसका क्षेत्रीय हो। इसी प्रकार से वो बुद्ध से दृष्ट होगा तो उसका मतलब विष्णु भगवान का आशीर्वाद होगा, और अगर वो गुरु से दृष्ट होगा तो उसको लॉर्ड शिवा का आशीर्वाद होगा, और अगर वो राशि के स्वामी से अगर दृष्ट होगा तो उसे जो है आदित्य यानी कि सूर्य और ब्रह्मा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो ऐसे में आत्मकारक काफी बलिष्ठ माना जाएगा। अगर आत्मकारक बलिष्ठ हो जाएगा तो फिर वो इतने एक्सीडेंट्स वगैरह और इतनी तकलीफें वगैरह और इतनी वो सब नहीं देगा। तो जैसा कि मैं अपनी ही कुंडली में देख रहा था कि मेरा जो आत्मकारक है वो द्विस्वभाव राशि में बैठा है बुध, और द्विस्वभाव राशि में ही मेरा गुरु स्वग्रही होके बैठा है, तो उसकी दृष्टि पड़ती है वहां पे आत्मकारक पे। तो दृष्टि पड़ जाने की वजह से, आत्मकारक के बली हो जाने की वजह से, मुझे ज्ञातिकारक ने एक समय विशेष पर, तो ज्ञातिकारक ने जिस समय मुझे शनि की महादशा चली है उस समय पे, जो कि पाराशरी नियमों के अनुसार बाधकेश हो जाते हैं मेष लगन में, उस समय पर मुझे उन्होंने काफी एक्सीडेंट्स वगैरह दिए गुरु की महादशा के अंत में और शनि की महादशा की बिगनिंग पूरी दशा के अंदर काफी फ्रैक्चर दिए उन्होंने, चोटें दी, वो सब दी। लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कोलैप्स कर गया या उससे बाहर नहीं आ पाया। तकलीफें हुई हैं, प्लास्टर लगा है 45 डेज का, वो सब हुआ है, लेकिन कभी भी लाइफ थ्रेटनिंग कुछ नहीं हुआ। एक्सीडेंट हुआ और वो ठीक से हो गया। हम मेरी एक स्टूडेंट है, आईएएस अधिकारी हैं, उनकी गाड़ी कसौली में गिर गई थी, तो कसौली में गिरी और जाके वहां पे जो दीवार से उगे हुए पेड़ में वो जाके वहां रेस्ट कर गई। तो उनका हाथ जो है दरवाजा खुलने की वजह से हाथ उनका उसमें फंस गया, और उनके राइट हैंड में 11 बार जो है सर्जरीज हुई, 11 टाइम्स। और वो लेफ्ट हैंड से बाद में, आईएएस के जो अधिकारी हैं ये बड़े डिटर्मिनेशन वाले होते हैं, विल पावर के। ये अभी पीछे केजरीवाल साहब की प्राइवेट सेक्रेटरी भी रही हैं, और उन्होंने ज्योतिष के 2 साल के कोर्स मुझसे पढ़े थे। तो आप यूँ समझ लीजिए कि वो अपनी विल एंड डिटर्मिनेशन के साथ में वो लेफ्ट हैंड से लिखने लगी, क्योंकि उनका राइट हैंड उनका बड़ा ट्विस्टेड हो गया।
वो जहां जहां ऑपरेशन हुए उस तरह से वो हड्डी को तोड़ तोड़ के वो 11 ऑपरेशन में उन्होंने उनको जोड़ा। तो हाथ तो उनका बन गया, लेकिन हर जगह जो है वो हाथ में साफ साफ आपको दिखाई पड़ता है, बिल्कुल ट्विस्टेड हैंड है। तो वो उस हाथ को भी यूं करके पकड़ती हैं वो, तो काफी मुश्किलात में थी राइट हैंड को लेके। लेकिन अपनी विल ग्रिड डिटर्मिनेशन के द्वारा उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू किया और बहुत अच्छा वो लिखने लगी। बहरहाल अभी वो दिल्ली गवर्नमेंट को सर्व कर रही हैं। तो उनका भी जो ज्ञाति कारक गणाति कारक है वो उनका मंगल है। आत्मकारक का जो है वो उतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी, ये मुझे ऐसा, अब मुझे उनकी कुंडली इस समय याद नहीं आ रही है, क्योंकि वो पढ़ी थी 2006 या 7 में, इन 2 वर्षों में पढ़ी थी उन्होंने। तब हमारा बेसिक कोर्स एक वर्ष का था और एडवांस कोर्स 1 वर्ष का। तो ये तो कहने का मतलब है कि हमें ये समझना होता है कि किरण राव साहब ये कहते हैं कि अगर आपका आत्मकारक अगर आपकी कुंडली में बली है और वो नवमांश के अंदर भी बली है, या वो विष्णु, शिवा और आदित्य के द्वारा दृष्ट है, तो ऐसी स्थिति के अंदर, यानी कहने का मतलब है कि अगर आपका आत्मकारक जिस राशि में बैठा है, कोई भी राशि हो सकती है, 12 राशियां, उस राशि का स्वामी भी उस राशि को देखता हो, इसमें आत्मकारक को और बल प्रदान हो जाता है। तो आत्मकारक पे अगर बुद्ध का की भी दृष्टि हो, गुरु की भी दृष्टि हो और राशि के स्वामी की दृष्टि हो, तो ऐसे स्थिति में आत्मकारक को बली माना जाएगा। अगर आत्मकारक बली है तो ज्ञाति कारक आपको नुकसान नहीं देगा। फिर उनका कहना है कि अगर आपका गणाति कारक या ज्ञाति कारक आपका उच्च का है अथवा नीच का है या फिर वर्गोत्तम है, तब ऐसे में भी वो आपको हार्म नहीं करता है। ये तो हमने जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब की हॉरोस्कोप में देखा था, उनका जो ज्ञाति कारक है वो नवमांश में वर्गोत्तम है। आपने देखा शुक्र और शनि उनके वर्गोत्तम है नवमांश के अंदर, यानी कि वो 4 नंबर की ही राशि में बैठे हुए हैं। तो वर्गोत्तम हो जाने की वजह से उनमें से एक ज्ञाति कारक है शनि, और जो शुक्र है वो उनका दारा कारक है। तो मैं आपको दिखा दूंगा अभी। इसके बाद हमने, अब आप में से कोई और बताइए, अनम्यूट करके, हमने कल क्या किया था? प्रतापशील साहब को के बेनिफिट के लिए कल आए नहीं थे ये। प्रतापशील साहब कल क्यों नहीं आए थे? सर कुछ परिवार में मेडिकल ज़रूरत आ गई थी, तो उसी चक्कर में मैं फंसा रह गया। आप सब ठीक हैं? जी सर, जी सर। अरे बहुत अच्छी बात है जी। आप ये एरोप्लेन की जो साउंड है ना, इसको कम कीजिए, क्योंकि इसका डर लगता है। अभी चाइना का एरोप्लेन गिर चुका है। सर ये पंखे की आवाज़ है सर, क्या करूं अब? पंखे जैसी तो नहीं लग रही है, पंखे की आवाज होती तो। सर एक छोटा स्पेस है और एक छोटा पंखा लगा हुआ है, उसकी आवाज़ है। अब एसी लगाने के लिए सर आपसे ही कुछ लेना पड़ेगा। मुझे तो आपके एरोप्लेन की आवाज के पीछे जो है, मुझे तो एयर होस्टेस की भी आवाज सुनाई पड़ी थी। कैसे कैसे? वो अभी एयर होस्टेस की आवाज। वो भी एक नई एयर होस्टेस है, 8-9 महीने की है, उसी की आवाज आ रही थी। जी सर। चलिए ठीक है। हाँ गुरु जी, हम लोगों ने एक कुंडली जो डिस्कस करी थी जिसमें कि ज्ञाति कारक उच्च का था गुरु, तो वो भी ज्ञाति कारक माइल्ड हो जाएगा, अपना मेलिफिसेंस कम कर देगा। जी हाँ, मेरी पत्नी की कुंडली में गुरु ज्ञाति कारक हैं और वो उच्च के हैं, ज्ञाति कारक हैं, उच्च के हैं। अब मैं आपको बताऊं, अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि बहुत लंबे समय तक, मतलब वी बीन मैरिड फॉर अबाउट 33 इयर्स नाउ, मेरी वाइफ को ब्लड प्रेशर की दवाइयां लेने की आवश्यकता पड़ी है पोस्ट 50 इयर्स के बाद। और पूरी मतलब हिस्ट्री ऑफ हेल्थ, उस पूरी हिस्ट्री ऑफ हेल्थ में मैं आपको ये बात कह सकता हूँ, एक मिनट में बुट पे हाथ लगा लूं, टच वुड, शी डिडंट हैव टू undergo any kind of a treatment, or she didn't have to take any kind of pills. मतलब इतने लंबे समय तक आप समझिए कि उनके हिस्से की भी पिल्स मैं ही खाता रहा हूँ। तो हमारे घर में वो बैलेंसिंग एक्ट चल रहा था, तो उनको कभी दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ी। अभी पीछे उनके कान में थोड़ी सी प्रॉब्लम अवश्य आई थी, क्योंकि गुरु से कान भी आते हैं,
लेकिन इसमें एक वालसालवा योगा की टेक्निक होती है। उन्होंने इतना डिटर्मिनेशन दिखाया है वालसालवा योगा टेक्निक को अडॉप्ट करके। वो आप YouTube में जाएंगे, कभी भी किसी को कान की दिक्कत होती है तो आप वालसालवा टाइप करेंगे तो आपका योगा की टेक्निक से आप ठीक हो जाते हैं। तो उन्होंने अपने आप को ठीक कर लिया, जबकि उनके ऑपरेशन के लिए हमारे टीम वालों ने 2 लाख रुपए करवा दिए थे, तो अल्टीमेटली वो उसकी जरूरत नहीं पड़ी। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो गुरु है, उस गुरु ने किसी भी प्रकार से उनको हानि नहीं की है। दूसरा, मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि मुझे नहीं मालूम कि मेरे स्टूडेंट मेरे बारे में क्या सोचते हैं कि मैं कितना क्वेरलसम हूँ, और आपको लगता होगा कि मेरी जो है लगन मेरा सिकंदर और पोरस वाला लगन है इस लगन है, जो हर समय तैमूर लंग वाला लगन है। तो मैं हर समय तलवार उठा के मैं कुरुक्षेत्र में रहता हूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अपनी पत्नी से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करता, और इस कॉलोनी में मुझे रहते आज वी हैव ऑलरेडी स्पेंट अबाउट 33 इयर्स। मेरे रिलेशंस अपने सभी नेबर, मैं कोई हमारा नहीं। आपने डायमंड पहन रखा है ना, तो वो सबको अच्छा कर देता है। वो आपका 4th डिग्री का वो है, और आपने सप्तमेश है। दो डायमंड पहने अमात्य कारक, दोनों अमात्य कारक। 7th लॉर्ड है, 4th डिग्री का। सर ये क्रेडिट आपको नहीं, डायमंड को जाना चाहिए। मेरे इस हाथ की कॉस्ट जो है ना 5 लाख रुपया तो वो है, और 1 करोड़ रुपए हाथ की है 1 करोड़ 5 लाख। हाँ बोलिए जी, विश्वास साहब बोलिए। नमस्कार। नमस्कार सर, वो मैम का ना जुपिटर जो है वो नक्षत्र कौन सा है? देखिए वहां पे जो बने 4 साइन में कौन सा नक्षत्र आएगा? पुष्य आता है, पुष्य नक्षत्र आता है, अश्लेषा आता है। पुष्य में हो सकता है। एक मिनट, वहां पे शनि का आएगा चौथे में, शनि या गुरु या बुध, पुनर्वसु आएगा। पुनर्वसु आएगा, या तो पुनर्वसु नक्षत्र होता है वहां पे। पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा 4 नंबर। ये कौन बोले? शिवांगी। क्या बात है शिवांगी, एक्सेलेंट, थैंक यू। आपको तो बहुत अच्छी नॉलेज है। इनका जो गुरु है वो गुरु है पुख्य नक्षत्र का है, यानी कि इसको ये जो SH लिखा होता है इसे संस्कृत में पुष्य नहीं पढ़ते, पुख्य पढ़ते। सर पर इनका जो मैम का जो ये अराउंड 5 डिग्री कितनी डिग्रीज का है? फिर वो नवांश में तो 5 नंबर में चला जाएगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, नवांश में 5 नंबर में चला गया है। क्या बात है शिवांगी, आपने क्या रिसर्च कर ली है? You're really pretty good on this. I would not have expected you to speak like that, not because of that. वो मेरे उसका मतलब है असेसमेंट मेरा बड़ा हम्बल सा असेसमेंट था, बट आई डिडंट नो दैट वी हैव वेरी एडवांस थिंकिंग स्टूडेंट्स एज वेल। बहुत अच्छी बात है। सर शनि हो गया ना, मतलब इनका एक्चुअली लॉर्ड क्या? तो शनि कुंडली में है क्या? शनि कुंडली में योगाकारी है, वैसे तो शनि कुंडली में दाराकारक दशमेश है, इसीलिए सर उसने नेगेटिव इफेक्ट नहीं दिया गणाधिकारक में। पहले तो ये खुल क्यों नहीं रहा है? एक मिनट, शनि नमेश दशमेश है, और बुध जो है आत्मकारक है, शुक्र जो है लग्नेश है, शुक्र बुध की युति है। आज अब खुल गया। ये है, देखिए ये इनकी कुंडली है, ये वृषभ लग्न की है कुंडली, वृष लग्न की। तो शनि योगकारी होगा सर इसमें जो है लगन पे 3 ग्रहों की सुख की अर्गला है, तो इसीलिए मैंने देखा कि एटीट्यूडनली उनका ये रहता है कि वो हर घटनाओं में सुख देखती हैं सुख की ही खोज में रहती हैं, सुख का खोजी। तो कहने का मतलब है कि उनका एटीट्यूड जो है क्वेरलसम इसलिए नहीं होता, और वो हमेशा सुख की और डोमेस्टिक पीस एंड हैप्पीनेस
उनकी अब हमेशा वो उसकी तरफ को उनका प्राइमरी प्रोफाइल लेके उनको जाता है। सर मैंने ये चैट में लिखा था सर, ये बात मैंने चैट में लिखी थी। जी, आपने लिखा होगा। पर सर एक बात बताओ, बताइए। इनकी लाइफ काफी स्ट्रगल वाली होगी, काफी ऑब्स्टेकल्स वाली होगी, कैसी? नहीं, इनकी लाइफ काफी अच्छी रही है, क्योंकि इनको ये बड़ी भाग्यवान है, क्योंकि तो 1 in a million उनको ऐसे पति मिले हैं कि हमेशा मतलब हो सो गुड। आप मेरा एक नेचर आप देखते हैं कि मैं हर एक को साहब बोलता हूँ, जी बोलता हूँ, रिस्पेक्टफुली बोलता हूँ। हाँ, इनको थोड़ा शुरुआत में इनको मेरे बारे में थोड़ा कंफ्यूजन था, क्योंकि मैं इनको विवाह के बाद से हेमा जी बोलता था। तो मैं वैसे हर एक को बहुत रिस्पेक्ट भी बोलता हूँ, आपने देखा होगा आप सभी लोगों को। तो इतनी उम्र हो चली है सुनील जी तो नाम लेके फर्स्ट नेम से बुला देते हैं, लेकिन मैं किसी को फर्स्ट नेम से नहीं बुलाता जब तक कि वो बहुत छोटा ना हो मुझसे। तो मैं इनको हिमा जी बोलता था। तो इनकी मम्मी ने एक बार मुझे फोन करके कहा कि हमारी बेटी में तुम इतनी दूरी क्यों फील करते हो, तुम हिमा जी क्यों बोलते हो? तो मैंने कहा कि मैं अपनी माता जी से बहुत प्यार करता हूँ और उनका बहुत सम्मान करता हूँ। गलती आपकी है, आपने इनका नाम हेमा रख दिया है तो अब तो जी लगाने सर वैसे भी इनकी पत्रिका में गुरु उच्च का है, तो आपके बारे में तो वैसे भी इसी से प्रूव हो जाता है ना कि वो भाग्यवान है। मतलब ये देखिए अब ये तो खैर आप यू हैव टू हियर इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। मतलब सर क्योंकि फीमेल्स की पत्रिका में जनरली जो पराशरी रूल है उसमें गुरु को स्पाउस के लिए जरूर देखा जाता है फीमेल्स के चार्ट में, और वो भी मून के साथ में बैठा हुआ है। अब ये सुनील जी के सामने मत बोल दीजिएगा, वरना उन्होंने छूटते कहना ये तो मरणोगत है, और ये मरणोगत है बोल देंगे वो, तो कहेंगे तो गुरु मरणोगत राशि का है, तो ये मरणोगत है तो इनका पति तो एकदम मरियल। गुरु जी सर अश्लेषा का होता पे मरणासन नहीं लगता है। वैसे अश्लेषा का होता तो यहाँ पे हम बोल सकते थे, पर यदि पुष्य का है और मून के साथ में बैठा है तो प्रूव होती है वो चीज। हाँ, मतलब ये आप समझिए कि ये सबसे अच्छी बात है कि ये बहुत ही ज्यादा इंटरप्राइजिंग हैं, और दूसरा ये बहुत स्माइलिंग नेचर की हैं, बहुत विटी हैं, बहुत अच्छी मिमिक्री भी कर लेती हैं। इसके अलावा ये डांस शोज में इनको अवार्ड्स मिले हैं एज ए सिंगर जो है अपने यूनिवर्सिटी में। एक तो ये सबसे अच्छी बात है कि 4 फर्स्ट क्लास हैं। सोशियोलॉजी में इन्होंने MA किया है, उसमें भी फर्स्ट डिवीजन आई है, और मैं 4 फर्स्ट क्लास नहीं हूँ और मेरी वाइफ 4 फर्स्ट क्लास है। तो लेकिन मैंने अभिमान पिक्चर देखी जब अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी की, तो मैंने इसको माइंड नहीं किया उसके बाद, क्योंकि वो उससे पिक्चरों से भी आप थोड़ी सी वो सीख ले लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है ये अपने यूनिवर्सिटी के टाइम में जो फेट होता था उसमें ये सिंगिंग करती थी, तो उसमें इनको काफी अवार्ड्स मिले हैं और बहुत अच्छी सिंगर हैं ये, और डांसर बहुत अच्छी हैं, कथक की डांसर हैं, एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छा बनाती हैं, और कुकिंग अच्छी नहीं करती, लेकिन ऐसी बात मैं कभी इनसे नहीं बोलता, और कभी बोलता हूँ तो दूसरे तरीके से बोलता हूँ कि तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है, तुमसे ज्यादा अच्छा बनाती है। तो ये खुश हो जाती है, कहती है हाँ मेरी मम्मी तो बनाती होंगी। तो मेरा भी शुक्र जो है अच्छा ही होगा कि मैं बात को रखने का तरीका जानता हूँ। तो ये जो है इन्होंने, सबसे आश्चर्य की बात ये थी कि विवाह के 2 साल के अंदर ही मेरे पास गाड़ी हुआ करती थी, तो ये गाड़ी इन्होंने जो है वो तभी चलानी सीख ली थी, और ये रात में भी कभी बच्चों को छोड़ना हो, जाना हो, और मेरी क्लास या कंसल्टेशन हो, तो ये बेक ऑफ होके ये जाती हैं। उसका एक कारण मुझे लगता है कि मंगल का यहाँ नीचभंग भी होता है पाराशरी सिद्धांतों के अनुसार, और ये कर्क राशि के अंदर बैठा है, इसमें कोई दृष्टि तो नहीं बनती है तृतीय भाव में, लेकिन कुछ ना कुछ तो अच्छा है कि मंगल को सर बुध के नक्षत्र में है ये मंगल इनका बुध के नक्षत्र में। मंगल को भी देखा जाता है पति को देखने के लिए,
तो पति इसीलिए थोड़ा बुद्ध का उसके ऊपर वो है, तो पति को आप ये कह सकते हैं, लेडीज कहेंगी तो बुद्धू बोलेंगी और जेंट्स बोलेंगे तो कहेंगे बुद्धिमान। तो बहरहाल गुरुजी एक बात नोटेबल है कि आत्मकारक मरकरी 3 डिग्री के अंदर है सन से, तो मरकरी के आत्मकारक एक 3 डिग्री के अंदर कंबस्ट होने का क्या लाइफ में पैटर्न कोई मिला या नहीं मिला? आप ये देखिए कि इनका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है, और दूसरा ये सारा जितना भी हमारा फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड बैंकिंग है और इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनको यही हैंडल करती हैं। मैंने आपको ना डॉक्टर मनमोहन सिंह की हॉरोस्कोप में भी दिखाया था कि उनका करीब जो है लेस देन 3 डिग्रीज वो था, और उनका पूरा जीवन कॉमर्स, अकाउंट, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस पे ही आधारित था। तो ये कंबशन वाली जो बात है पाराशरी सिद्धांत की, वो बिल्कुल बेमानी है ये। अब आप देखिए इनका खासकर बुध के मामले में, और दूसरे भी इसमें, क्योंकि जैमिनी ऋषि ने इसके बारे में कभी भी कोई भी बात रेज नहीं की है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे सुनील वशिष्ठ जी की कुंडली के अंदर आत्मकारक सूर्य है और अमात्यकारक उनका बुध है, जो साथ में बैठे हैं। आत्मकारक जो उनका सूर्य है वो 29 डिग्री 53 मिनट का है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप पाराशरी सिद्धांत से जाएंगे तो आप उसे पूर्ण रूप से वृद्धावस्था का मानेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके, मैंने आपको बताया था कि वो उनके साथ में, सुनील जी के साथ में बहुत सूर्य प्रधानता में मुझे उस समय मिली जब वो मेरे साथ क्लास लर्न करने आते थे। तो मुझे अपने साथ में काफी एंटरप्राइजिंग होने की वजह से नक्षत्र में लेके जाते थे। तो नक्षत्र में वहां पे उनकी अरुण गोविल साहब की आईफास के जो नक्षत्र का जो चलता था, तो उसमें अरुण गोविल साहब की वो मर्सिडीज सामने खड़ी होती थी, उसमें नक्षत्र लिखा होता था। तो कहते थे मुझसे कि सर एक दिन आपका हमारा भी ये इसी तरह नक्षत्र की तरह से हमारी भी स्थिति बनेगी, और हमारे भी इसी तरह फ्रेंचाइजीज होंगे, हमारे पास भी मर्सिडीज होगी। तब मैं उनसे कहता था कि मर्सिडीज एक क्यों होगी, 2 क्यों नहीं होगी? तो ये कहते थे मुझे चलाना कहाँ आता है, आप आगे बैठेंगे चलाएंगे, मैं पीछे बैठूंगा। तो मैं उनसे कहता था फिर आप मुझे एक टोपी मुझे आप एक कैप भी खरीद देना और एक व्हाइट ड्रेस और खरीद के दे देना, व्हाइट यूनिफॉर्म, जब आपने ही अगर पीछे बैठना है और मैंने आगे बैठ के चलाना है। तो खैर मजाक की बात है, हम लोग काफी वेट एंड ह्यूमर में रहते थे। तो बहरहाल कहने का मतलब है कि सूर्य के 29 डिग्री और 53 मिनट के होने के बावजूद सोच में मैंने देखा कि वो काफी बड़ी सोच के मालिक रहे हैं और काफी पॉजिटिव भी रहे अपने आउटलुक में। और इसी प्रकार से बुद्ध उनका जो है वो कंबस्ट हो जाता है, लेकिन बुद्ध की स्थिति उसके बावजूद जो है वो काफी, आप देखते हैं, बुद्धिमान है, और उनको एक वाक्पटुता उनको आती है, और वो गिफ्ट ऑफ गैब है। तो वो सिर्फ 3 सूत्रों पे पूरी 2 घंटे की क्लास चलाने में सक्षम है, जो कि मेरे लिए बस की बात नहीं है। मैं जब तक आपको 68 सूत्र नहीं दे दूंगा तब तक मैं आपका 2 घंटा नहीं खाऊंगा। तीन आपने ज्यादा कह दिया सर। हाँ। तो वो भी तो एक आर्ट होती है, आप सोचिए, ये भी एक बहुत बड़ी आर्ट होती है कि अगर कोई आप इतना विस्तार में एक ही 2 पॉइंट्स को अगर आप बता पाए, तो वो भी तो एक माँ सरस्वती का आपको आशीर्वाद है आपके जीवा पे, कि आपने एक समाज सा बांध दिया, और आप हर विद्यार्थी को लगा कि एक वहां पे एक सत्संग हो रहा है, तो उनको समझ में भी आ जाता है ये। अच्छा देखिए, इस कुंडली में मैंने सिर्फ हमारा जो है, मैंने 2240 लिखा था, इनका जो टाइम करेक्टेड टाइम है 2250 है, तो उसका करेक्शन में 2215 का करेक्टेड टाइम है, तो वो इस तरीके से है। तो बहरहाल कहने का मतलब है कि ये बातें आप जब विवाह की डेट निकालते हैं तो आपको पता चल जाता है। ये मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। हाँ जी, तो बहरहाल अब हम चलते हैं आपके उन सूत्रों पे आते हैं जिन सूत्रों से हमें पता चलता है कि आदमी का विवाह कब होता है, क्योंकि अभी हम रिकैप कर रहे हैं। ओ माय गॉड, 8:30 हो गया। चलो ठीक है गुरुजी, इस कुंडली के बारे में मुझे अभी ध्यान से देर से आया, एक चीज और रह गई कि इनका जो है ये
घनाती कारक है जुपिटर, लेकिन उच्च का होने की वजह से इनको कभी चोट नहीं लगी होगी? कभी नहीं लगी। कभी मैंने आपको बताया कि इनकी पहली जो दवाई शुरू हुई है वो 50 वर्ष पूरे करने के बाद में वो इनको ब्लड प्रेशर की दवाइयों का शुरुआत हुई है। मतलब इन्होंने आज तक कोई भी दवाई, इनको सिर दर्द की भी दवाई नहीं खानी पड़ी। शी हैज बीन कीपिंग सच अ गुड हेल्थ। और मैं आपको बताऊं कि धार्मिक कितनी ज्यादा हैं ये। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, मतलब अपने बच्चों के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का जो पाठ है उसको संकल्प लेके 108 पाठ तक ये कर लेती हैं। दूसरा, इतनी सात्विक हैं। मतलब जब एक बार बहुत पहले की बात है, जब हमारा विवाह हुआ था तब ये थोड़ा दुबली थी, तो उस समय डॉक्टर ने थोड़ा हीमोग्लोबिन इनका लो चल रहा था उस टाइम पे, तो डॉक्टर ने कहा था कि आप खाइए क्योंकि उससे आपको प्रोटीन मिलेगा। तो इन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया। तो इन्होंने एग्स वगैरह भी कभी भी इन्होंने नहीं छुए। यानी कहने का मतलब सात्विकता में तो कमाल ही है। और दूसरा, होम्योपैथी की दवाइयां इसलिए नहीं खाती क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है। तो ये है। इनको गुरुजी कल मैं दिन में फोन करूंगा, जब आप फ्री होते हो इनको ऐसी बता देंगे ट्रिक, ये जो की गोलियां हैं वो भी नहीं खानी पड़ेगी। नहीं, आप तो नेचुरोपैथी के काफी स्ट्रॉन्ग इसके एक्सपोनेंट हैं और आपको बहुत अच्छी नॉलेज भी है। अच्छा देखिए, हम लोग उस पर जा रहे हैं कि सबसे पहले अब यहाँ पे जगदीश नैन साहब, चूंकि आपने इसके नोट्स बना लिए हैं तो आप मुझे हेल्प करेंगे कि जो विवाह होता है उसके लिए क्या क्या पॉइंट्स हैं। जगदीश नैन साहब, इसमें आप अनम्यूट करके बताइए। मेरे ख्याल से जगदीश नैन साहब को मेरी आवाज नहीं आई। जगदीश नैन साहब। गुरुजी जी, पहुंच गई आपकी आवाज। एक तो ये देखना है गुरुजी की दशा और अंतर दशा में जी, दारा कारक जो होगा, और ऐसी राशि में अगर केतु या शुक्र भी बैठा है हाँ, तो उसकी दशा के अंदर शादी होगी। पहला तो ये पॉइंट। नहीं, एक मिनट आप रुकिएगा। सबसे पहले ना हम सिस्टमेटिकली चलेंगे। आप नोट्स के ऊपर मत जाइए, उसमें हो सकता है सिस्टमेटिकली ना हो, क्योंकि मैं जब नोट्स बनाता हूँ तो पहले मैं किताब से पढ़ने के बाद में किताब को रख देता हूँ, फिर अपनी याददाश्त से बनाता हूँ, तो उसमें थोड़े पॉइंट इधर उधर हो जाते हैं। पहला जो सबसे मैंने आप लोगों को एक बताया था कि चर दशा हमेशा कालपुरुष की कुंडली के हमेशा प्रभाव भी देती है। यानी कहने का मतलब है, किसी कर्क राशि की अगर उसकी चर दशा होगी तो उसके जीवन में किस तरह के फल आएंगे। कर्क राशि जो है कालपुरुष की मेष लग्न की कुंडली में कर्क राशि चौथे भाव की होती है। तो इसका मतलब चौथे भाव जमीन जायदाद का वो खरीद फरोख्त कर सकता है, माता की तबीयत को लेके माता का इलाज करा सकता है, माता के पास जा सकता है, उसका इमोशंस जो है वो बड़ा इमोशनल हो सकता है अपने परिवार के बारे में। इसी प्रकार से वो कोई भी घर में सजावट की चीजें ला सकता है, गाड़ी खरीद सकता है, गाड़ी की सर्विसिंग करवा सकता है। कहने का मतलब 4th हाउस रिलेटेड मैटर्स में वो करेगा। अब इसमें जो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था वो है कि लगन से सप्तम भाव की राशि जब उदित होती है तो विवाह के सबसे अधिक चांसेस बनते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था आत्मकारक की राशि के 7th हाउस की राशि के जिस समय भी वो एक्टिव होती है तब विवाह के चांस बनते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया था कि लगन का जो आरूढ़ है उसके सप्तम भाव की राशि जिस समय उदित होती है महादशा अथवा अंतरदशा में, उस समय भी विवाह होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि विवाह तब होता है जिस समय ऐसी कोई राशि उदित होती है जिसमें केतु, शुक्र या दारा कारक ग्रह अगर बैठा हो, दारा कारक हो, शुक्र हो या केतु हो, क्योंकि शुक्र स्थिर कारक है। स्त्रियों के केस में आप कह सकते हैं कि गुरु जहां पे बैठे हैं वो अगर उदित होते हैं तब विवाह हो सकता है उस राशि में। अब आप बताइए। अब अपने हिसाब से बताइए।
नहीं, आप तो सारा कुछ गुरुजी आप बता ही चुके हैं। नहीं नहीं, आप बताइए, आपके बताने के लिए आपके लिए है, क्योंकि मैं तो मैंने तो आपको एक लॉजिकली मैंने कंसेप्शलाइज कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पॉइंट्स जो आपको याद हुए हैं वो बता दें। देखिए साहब, एक बात आपको बताएं, कि कल की क्लास को आज रिकैप करने में हम समय क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो है ज्योतिष के अंदर इस जैमिनी ज्योतिष में पढ़ाने के लिए बहुत मटेरियल नहीं है इसमें, लेकिन जो ये ज्योतिष अपने आप में बहुत खूबसूरत है, प्रोवाइडेड जो भी अब जैसे जैमिनी के राजयोगास हैं ये सारे यहाँ फिनिश हो जाते हैं, इसके बाद जो हम आरूढ़ करेंगे तो करेंगे तो उनके अलग राजयोगास हैं, तब हम उनके राजयोगास करेंगे आरूढ़ करने के बाद, और उसी प्रकार से कारकांक्षा लगन बनाने के बाद। ठीक है, तो चूंकि पढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं है इसके अंदर, इसमें एग्जाम्पल कुंडलीज करने के लिए ज्यादा हमारे पास समय है, तो इस वजह से हम रिविजिट कर रहे हैं उन्हीं पॉइंट्स को समझने के लिए, ताकि छात्रों को याद हो जाएं। अगर वो पॉइंट्स याद हो जाते हैं तो वो हमेशा कुंडलियों पे वो लगा सकते हैं आसानी से, इसलिए हम इसे रिपीट कर रहे हैं। सर मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है। ठीक है गुरुजी बहन जी का कुंडली 40-50 कर दिया ना, करेक्टेड टाइम 20-50 कर दिया, 20-50 कर दिया, तो उनका नवमांश बदल गया। अच्छा, कर्क का 7वें नवमांश में आ गई। नहीं, कर्क के नवमांश में आ गई, कर्क के नवमांश, करेक्ट। तो जैसे इसमें अभी आपने नियम बताए, तो तुला राशि की जब दशा चलेगी तो भी विवाह की संभावना होगी। बिल्कुल, तुला राशि की जब, क्योंकि तुला जो है रिलेशनशिप की राशि है, और काल पुरुष कुंडली के 7th हाउस को बिल्कुल बिल्कुल आपने उचित कहा। अब जगदीश नंद साहब को बताने दीजिए। जी सर, एक तो ये है कि जो आत्म कारक है, सबसे पहले तो वो आत्म कारक को लीजिए। आत्म कारक जिस भी राशि में बैठा होता है उसके 7th में जो राशि है, तो उसकी दशा में एक पहला नियम तो ये है कि उसकी दशा में विवाह होता है। ठीक है, बिल्कुल। दूसरा यूं है कि दशा और अंतर दशा में दारा कारक हो, और ऐसी राशि के अंदर केतु या शुक्र बैठे हो, बहुत अच्छा, तो उससे विवाह का योग बनता है। एक्सीलेंट। और एक उपपद लगन जो 12वें भाव का बनता है, कि मान लीजिए 12वें भाव का है कि वो 12वें भाव का उसका स्वामी उससे 12वें गया, यानी 12th का लॉर्ड 11th के अंदर बैठ गया, तो उसका आरूढ़ बनाएंगे तो 10th हाउस से बना, तो उसके 10th हाउस का जो है तो उसकी दशा के अंदर वो विवाह का योग बनता है। 12वें के आरूढ़ यानी कि उपपद लगन के दशा में, और उसकी द्वितीय भाव की दशा में, द्वितीय हाउस की दशा में। जी एक तो उसकी दशा में विवाह का योग बनता है जी। और नेक्स्ट है कि 7th हाउस के आरूढ़ की दशा में या लगन के आरूढ़ की दशा में भी शादी का योग बनता है। तो कल आपने अपनी कुंडली पे उपपद का रिपीट कीजिएगा। कौन सा पॉइंट? उपपद का समझ में नहीं आया, क्या बोला आपने, समझ में नहीं आया। उपपद लगन ऐसे है कि 12वें भाव का जो आरूढ़ बनता है राजेश जी, उसको उपपद लगन कहते हैं। 12वें भाव का आरूढ़ को उपपद लगन कहते हैं। तो 12वें भाव का मान लीजिए स्वामी कोई भी हो, वो 11th हाउस में बैठा है, तो उससे फिर उसका वो आरूढ़ बनाएंगे, तो उससे वो मतलब 12th हाउस, सॉरी मैं गलत बोल गया, कि 12वें का अगर स्वामी 11वें भाव में बैठा है तो अपने से 12वें गया वो, और फिर उसका हम आरूढ़ बनाएंगे तो वो उससे 12वां फिर जाएगा, यानी वो 10th हाउस में आ जाएगा। यानी ये मतलब समझो कि उपपद लगन 12वें भाव के अनुसार, जो मैंने एग्जांपल लिया है कि उपपद लगन के अंदर 12वें का स्वामी 12वें गया है, 11th में बैठ गया, फिर 11th से फिर आगे 12 भाव चलना है, तो फिर 10th हाउस में आ गया,
तो 10th हाउस में जो राशि होगी वो जब दशा के अंदर आएगी, या मतलब जो दशा में आएगी, अंतर दशा में आएगी या प्रतंत्र, तो उसकी दशा के अंदर शादी होगी। अब क्लियर हो गया राजेश जी? बहुत अच्छा आपने बताया। मेरी कुंडली में विवाह का मैच नहीं कर रहा है इस, अब जो हमने सीखा कल उससे। चलो अब तो विनय जी जैसा है, अब तो यही चलेगा, मैच हो या ना मैच हो। अब तो हो गया। अब तो हो गया, अब तो जो हो गया हो गया। हाँ, अब तो इस जन्म में तो विनय जी यही चलेगा। विनय जी, तीनों में कोई सूत्र नहीं ठीक बैठ रहा है, मतलब बढ़िया से। विनय जी ऐसा करेंगे, डॉक्टर विनयशील आपका ना, आपकी हम स्टूडेंट की हॉरोस्कोप क्यों नहीं करते? मैंने आपको बताया जिंक्स है मेरे साथ में, कि जिस भी छात्र की मैं कुंडली को करता हूं अपनी क्लास के अंदर, उस छात्र के साथ में क्या होता है, कोई ना कोई फिर मुश्किलात आ जाती हैं, और वो फिर किसी वजह से, जैसे मेरे साथ में कुन्नू सिंह थी, वो फ्रेंच कोर्स कर रही थी, उसकी एक दिन क्लास में हमने कुंडली डिस्कस कर ली, तो उसका वो जो है नेक्स्ट सेकंड और थर्ड डे वो फ्रांस ही चली गई। तो मतलब वो ऐसा क्यों? मेरे साथ पता नहीं कुछ जिंक्स है कि मैं जिसकी भी अपने छात्रों की हॉरोस्कोप को इसको आज डिमोलिश कर देते हैं, इसको इस बार डिमोलिश कर देते हैं। अभी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, जगदम्बा माँ, इसको डिमोलिश कर देते हैं। एक्चुअली मेरा ना अमावस्या है, कल होगी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। ठीक है। कल ही डिमोलिश करें। एक मिनट, आप एक मिनट रुकिए, क्या बोल रहे हैं डॉक्टर अरविंद? कुछ कह रहे हैं? आज तो अमावस्या है, आज ना खोलें, कल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, कल दिखेंगे। वैसे आप किसी की भी कुंडली खोल लें, यहाँ बड़े उदार आदमी बैठे। मेरा ख्याल ऐसा कोई भी है नहीं जिसमें यानी कि कोई ऐसे दोष हो कि मुंह छिपाना पड़े, तो नो प्रॉब्लम। जी, वो तो आप खुद कह रहे हैं। अच्छा देखिए गुरुजी, एक सवाल डॉक्टर विनयशील, मैं एक काम करूंगा कि मैं आपका ना, आपके हॉरोस्कोप पे मैं आपके ग्रुप में मैं इसको शेयर कर दूंगा। ग्रुप में मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से आप मुझे डेट ऑफ मैरिज उसमें डाल देना ग्रुप में, तो मैं उससे आपको बता दूंगा किस प्रकार से जेमिनी के सूत्रों में, क्योंकि इसमें जो मैं पाराशर लाइट के एन राव साहब के 4 दशाओं की कैलकुलेशन देखता हूँ। ये मेरा आपसे वादा है कि 1-2 दिन के अंदर ही मैं आपको बता दूंगा इसमें, आप बिल्कुल चिंता ना करें। मैंने बोल दिया, आपको मालूम है कि मैं जो है, मुझे कुछ लोग राणा संगा तो बोलते थे, लेकिन ज्यादा लोग मुझे बीच में पितामह भी बोलते हैं, कि मेरे मुंह से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली। आपका और मेरा ना लगन एक है गुरुजी। जी। तो राणा संगा बचपन में मेरा भी नाम रखा हुआ था, मेरे भी सारे शरीर के ऊपर चोटें लगती थी। और कॉलेज में मुझे भी भीष्म पितामह कहते थे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बहुत नहीं, खैर मैं आपको तो आई डू रिस्पेक्ट यू अ लॉट, क्योंकि मैंने देखा जो आप बोलते हैं उसमें आप बड़े अडिग रहते हैं और बहुत प्रिंसिपल्ड लाइफ को जीते हैं, तो ये बात बहुत अच्छी है, और वो मेरे साथ भी ये गुण है। हाँ राजेश जी बोलिए। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, ये जो सूत्रास वगैरह हम लोग क्रॉस चेक करके हम लोग कुंडली को एनालाइज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, और एक्चुअली में जो पॉइंट करना है ना, जैसे ये शादी का इवेंट बताया, उसमें टोटल कुछ 7 पॉइंट बताए सतीश नैन साहब ने। ये आउट ऑफ 7 इसमें से 2-3 पॉइंट तो हमेशा ऐसे लगते हैं कि जैसे अभी ये एक्टिवेट है और बंदे की शादी होगी, पर वो उस समय भी नहीं होती, प्रेडिक्शन रॉन्ग जाता है। तो टाइमिंग ऑफ इवेंट पे अगर हम लोग थोड़ा फोकस करेंगे ना, तो हमारा इंप्रूवमेंट अच्छा हो जाएगा सर, ये रिक्वेस्ट है। बाकी ये सब क्रॉस चेक करना आसान है कि आदमी क्रॉस चेक करेगा, भाई इसमें आ ही जाएगा। और राजेश जी क्या है कि ये जो हमारे ना, अब मैंने आपको क्या बताया कि जेमिनी में ना बहुत ज्यादा पढ़ाने का है नहीं, लेकिन हमारे उसमें प्रैक्टिस का हम काफी इसमें समय देने वाले हैं, जब हम प्रेडिक्टिव उसमें आएंगे। अभी हम लोग ना प्रेडिक्टिव में नहीं आ रहे हैं, आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए कुंडलियां निकाली जा रही हैं। प्रेडिक्टिव में कब आप आते हैं? जब आप एक पड़ाव पार कर लेते हैं। देखिए, प्रेडिक्शन के लिए कई चीजों को अब हमें अभी सीखना है, यानी कहने का मतलब है जैसे ऋषि जेमिनी के अनुसार
कोई भी घटना आपके जीवन में तब होती है जब वो घटना आपकी लगन कुंडली से आती है, आपके प्रथम भाव के आरूढ़ से आती है, जो आपका, अगर आप विवाह की बात करें तो विवाह का दारापद से वो घटना आनी चाहिए, उपपद लगन से आनी चाहिए, कारकांक्षा लगन से आनी चाहिए। इसमें मेजोरिटी स्पीक पे वो उन्होंने कहा कि आप देखो। अब देखिए क्या है कि फ्यूचर के बारे में जब भी हम बताते हैं तो ये सारे के सारे कंपोनेंट आपको पहले सिखाने होंगे मुझे। मैं जब आपको सिखा दूंगा उसके बाद हम प्रेडिक्टिव की, आप देखिएगा हमारी मैक्सिमम क्लासेस चलेंगी। जब हमारी प्रेडिक्टिव की चलेगी तो हमारे पास आर्सेनल होगा, एम्यूनिशंस होंगे, मतलब हमारे जो है तर्कश में सारे तीर होंगे। हमें मालूम होगा सभी विद्यार्थियों को कि कौन से आरूढ़ को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आरूढ़ के किस तरह से रिजल्ट्स निकाले जाते हैं, इसके अलावा कारकांक्षा लगन के रिजल्ट्स कैसे निकलते हैं। इसी प्रकार से हमें स्वांशा के हमको रिजल्ट्स मालूम होंगे। फिर हमें जो है दशा लग्न को हम लगाएंगे, उसमें ये सारे कंपोनेंट्स को भी लगाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा आप धैर्यवान बनिए, क्योंकि आज हमारी ना 8वीं क्लास है, अभी सिर्फ 7 क्लास भी है। और आपने देखा कि हमारे उसमें लिखा हुआ था कि 21 क्लास तो मिनिमम होनी है। कंप्लीट हो जाए बस वही रिक्वेस्ट थी, अभी की एक्सपेक्टेशन नहीं है कि जब भी कोर्स कंप्लीट होगा उसके बीच में ये कंप्लीट हो जाए कि हम लोग पिन पॉइंट कर सकें। वो सबसे मुश्किल काम वही है एस्ट्रोलॉजी में, पिन पॉइंट करना। बाकी आदमी क्रॉस चेक करके कोई भी प्रेडिक्शन बता सकता है कि भाई ऐसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं सर, जैसे पैथोलॉजी की रिपोर्ट दे रहे हैं कि भाई तेरे में कमी है, तेरे में ये अच्छा है, और उससे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। जहाँ वो टाइमिंग और इवेंट का आती है सबकी हालत खराब हो जाती है। मेरी तो हो जाती है, मैं अपने दिल पे हाथ रख के बोलता हूँ, बाकी सब ज्ञानी उनको पता, पर मेरा ये वीक पॉइंट है सबसे बड़ा। लेकिन एक बात आपने देखी ना कि जब हमने दशा की या डिविजनल चार्ट्स की क्लास की थी तो उसमें हमने एग्जाम्पल्स को पे हमने काफी ज्यादा ध्यान दिया था। तो वही ट्रेंड हम यहाँ पे भी लगाने वाले हैं। वहां पे क्या था कि कोर्स मटेरियल बहुत ज्यादा था, दशा में कोर्स मटेरियल बहुत था, और डिविजनल चार्ट्स में कोर्स मटेरियल बहुत ज्यादा हो गया था। उसके बावजूद हमने एक एडिकेट टाइम दिया था एग्जाम्पल कुंडलियों को, और उससे हमने चीजों को निकालने की कोशिश की थी। तो आप ये देखिए कि ये ट्रेंड तो यही रहेगा कि हम एक बार कंपोनेंट समझ लें तो फिर हम जो है एग्जाम्पल कुंडलीज में इन सभी नियमों को, क्योंकि क्या है कि पहले तो ना हम इसमें आपके उसमें जो प्लिंथ आपकी तैयार कर रहे हैं, प्लिंथ का मतलब जैसे बिल्डिंग बनती है तो जैसे कॉलम्स डाले जाते हैं, तो वो कॉलम्स के अभी वो पूरे पड़े नहीं है तो उसके ऊपर लिंटर नहीं डाल सकते, क्योंकि अभी आपने सिर्फ अभी तक आपने अर्गला को समझा है, और आपने इसके अलावा जो राजयोगा थे उनको समझा है, इसके अलावा आपने चर दशा से कैसे निकालते हैं इसको समझा है। तो अभी आप ना इनएडिकेट इंफॉर्मेशन के लेवल पे हैं। अभी हमने वो भी नहीं देखा कि घटिका लगन है, वर्णाद लगन है, ये सब है, इन सब का भी हमने नहीं देखा, होरा लगन। तो वो उन पड़ावों को जब हम पार करेंगे तो हम समझ जाएंगे, उस लेवल पे आ जाएंगे कि कहाँ पे हमें किस चीज से ज्यादा असर मिलेगा। ये है। इसके अलावा एक दशा हम और करेंगे, वो चर दशा के बाद हम नवमांश दशा करेंगे। ये 2 दशा इन क्लासेस में करेंगे। नवमांश दशा क्यों? क्योंकि जो आप प्रेडिक्शन आप चर दशा से कर रहे हैं वही नवमांश कुंडली से आप कर पाए, तो नवमांश दशा हम करेंगे। हम नारायण शूल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो थोड़ा स्केरी सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि उसका जो इस्तेमाल है वो आयुर्दाह के लिए होता है, और मैंने देखा कि स्टूडेंट जो है फिर वो बाद में रोने लगते हैं क्योंकि वो अपने बच्चों की कुंडली पे लगा देते हैं, पत्नी की कुंडली पे लगा देते हैं, और चूंकि वो एक्यूरेसी के साथ में टाइमिंग ऑफ डेथ को निकालता है तो इसका मतलब है कि वो स्केरी हो जाता है। तो उस पर पहले देखेंगे स्टूडेंट्स का मैच्योरिटी का लेवल क्या है। अगर मैच्योरिटी का लेवल दिखा है स्टूडेंट्स ने तो फिर वो आयुर्दाह को मैं करा दूंगा। आप निश्चिंत रहें, मेरे पास बहुत समय है आप सभी लोगों के। जी सर, एक लाइन बोलना चाहूंगा सर। राजेश जी की बात से मैं सहमत हूँ। जैसे कल हम लोग को ट्रम्प की कुंडली में थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन हम लोग पोस्टमार्टम अच्छा कर लेते हैं, लेकिन प्रीमार्टम नहीं कर पाते। आप मेरी बात समझिए, ट्रम्प की कुंडली में क्यों दिक्कत आई? क्योंकि आपने ना अभी तक आप इस बात को समझ नहीं पाए कि क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या चीज कम इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोग जो है ना उसको पकड़ने की स्थिति में नहीं है। और ऐसा देखिए, आर्ग्यूमेंट से तो कोई फायदा होता नहीं। मैंने आप लोगों को जो बात बताई वो उस बात को गुरु उपदेश के रूप में सुनिए, कि मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो इसके अंदर आत्मकारक अमात्यकारक आत्मकारक का 12वें और 6ठे में बैठते हैं, बिल्कुल गौड़ हो जाता है अगर विष्णु, शिवा और आदित्य का संबंध 10th भाव से बने दशा के अंदर या 7th भाव से बने। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो मैं कह रहा हूं वो फाइनल वर्ड है,
वो फाइनल वर्ड क्यों है? क्योंकि वो संजय रथ भी वही बात कह रहे हैं, क्योंकि वही बात जो है मैंने वेस्टी लॉसन को कभी नहीं सुना, ना मैं सुनना चाहता हूं, लेकिन संजय रथ चूंकि उनके गुरु जी हैं, तो संजय रथ को मैं काफी एक्सटेंसिवली पढ़ रहा हूं, और मैं इनको PS शास्त्री को पढ़ रहा हूं ताकि मैं पाराशरी सिद्धांतों को समझ सकूं, और सबसे अधिक मैं KN राव साहब को पढ़ रहा हूं, अपने भारतीय विद्या भवन के और आईकास के नोट्स को पढ़ रहा हूं। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके पास में, अगर आप एक फ्राइडे और थर्सडे को पढ़ते हैं यहाँ पे, तो मैं कम से कम 4 दिन उसके पहले पढ़ रहा हूँ। मैं आप लोगों से ज्यादा मेहनत करता हूँ, ज्यादा पढ़ता हूँ, in spite of the fact that I'm pretty comfortable in my subject, but still I want to add on few more nuances to it. So adding on more nuances, how can you do that? Because you have to go back to or revert to the books, and you have to read it from there. तो सिंपल सी बात है, आपके अंदर एक चाह होनी चाहिए कि मैं अपने स्टूडेंट्स को कॉम्प्रिहेंसिवली सब्जेक्ट को समझाऊं। तो आप इसकी चिंता ना करें, आप लोग तो 2 ही दिन पढ़ते हैं, मैं तो हफ्ते भर पढ़ता हूँ, और फिर उसके बाद नोट्स बना रहा हूँ। अदरवाइज इतनी मिसाइल्स आपके पास कैसे आती है एक के बाद एक? तो उसका मतलब इसमें मेहनत लगती है ना, ये तो कहीं एक जगह से तो नहीं उठाई जाती। तो डॉक्टर विनयशील, बात को यूं समझिएगा, अभी 7 क्लास सिर्फ हुई हैं, 8वीं क्लास चल रही है, 21 क्लासेस का कोर्स है मिनिमम। तो आप ये समझिए कि आप थोड़ा धैर्यवान बनिए, सारे कंपोनेंट हो जाने दीजिए, उसके बाद हम काफी राजेश जी की बात पे हम चलेंगे। वैसे भी राजेश जी को मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देता हूं, क्योंकि ये इनिशिएटिव वाले व्यक्ति हैं और काफी अच्छी सिनॉप्सिस बनाते हैं, और इन्होंने ये मतलब विदाउट एनी पैरोकियल इंटरेस्ट, ये कभी भी ऐसा नहीं करते कि आई वुड लाइक टू कीप द इंफॉर्मेशन टू माई सेल्फ, आई वांट टू स्प्रेड इट। ही स्प्रेड्स, ही लाइक्स, ही बिलीव्स इन द गिवर्स गेन। तो इतना किसी का इतना अच्छा अगर एटीट्यूड एंड अप्रोच है लाइफ के अंदर, तो ऐसे छात्र को मैं बहुत पसंद करता हूँ, और लोगों के साथ में शेयर करते हैं। हाँ, ये कुछ चीजों में मैं जरूर कई बार फील करता हूँ, ये चीजों को कॉम्प्लिकेट करते हैं, क्योंकि इन्होंने जो मैंने इनको एक बात कही थी, गुरु उपदेश को इन्होंने पूर्ण रूप से सुनना चाहिए। मैंने इनसे बोला था कि किसी भी दशा को लग्नवत कर लेने से उसके 9th हाउस की सव्य राशि आ जाती है। तो वो जो इन्होंने चार्ट बनाया हर लगन को लेके कि किस में डायरेक्ट होगा, किस में इनडायरेक्ट होगा, इट इज एक्चुअली नॉट नीडेड, क्योंकि ज्यादा इंफॉर्मेशन एक आदमी को कंफ्यूजन में डालती है। उस कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं। जब आपको कॉन्सेप्ट बता दिया गया है और आपको मालूम है कि उसको लग्नवत कर देने से आपके सामने ही 9th हाउस खुल जाता है, और 9th हाउस में ऑड राशि का ग्रुप है या इवन राशि का ग्रुप है, आपको पता चल जाएगा। तो हमने कभी भी ना जलेबी की तरह से सब्जेक्ट को नहीं घुमाने की जरूरत है, हमें उसे बहुत सिंपलिस्टिक बनाना है। मैं एक ऐसा टीचर हूं जो कि पूरे गुड़गांव के अंदर चीज को सिंपल बनाने में विश्वास करता हूं, और मेरे स्टूडेंट इस बात को मानते हैं। मैं कभी भी उसको सब्जेक्ट को ज्यादा घुमाता नहीं हूं, उसको सिंपलिस्टिक वे में समझाता हूं। तो आप उसे सिंपल ही रहने दें। लेकिन राजेश जी के एफर्ट्स जो हैं लॉडेबल हैं, एंड आई एम रियली हैप्पी। अच्छा, अभी जगदीश नैन साहब ने बहुत अच्छा बताया, लेकिन इससे मेरी चॉकलेट बच गई। उसका कारण है कि जगदीश नैन साहब सिर्फ फल वल खाते हैं, चॉकलेट नहीं खाते, तो वो तो बच गई। बट ही एक्चुअली डिजर्व्स अ क्लैप फ्रॉम मी, क्योंकि वो साफ साफ बताता है कि वो घर में बैठ के मेहनत कर रहे हैं। तो मैं इनको एक क्लैप तो दे दूं पहले। ये हाँ, नीरज जैन साहब बोलिए। सर एक डाउट्स है, एक दो मैं आपसे इसे डिस्कस कर रहा हूँ कि आप, मेरे को ऐसा लगता है कि आपसे बेहतर शायद कोई ना बताए। जैसे हम कल 2 कुंडली डिस्कस कर रहे थे जी, पुतिन साहब की या बाइडेन साहब की। अगर मान लो हाइपोथेटिकली हम 20-25 साल पहले उन कुंडलियों को डिस्कस करते, तो हम ऐसे ही कर सकते थे जैसे कल कर रहे थे। देखिए, इस प्रश्न का जवाब ये है कि आपको ना पहले एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन में एक श्लोक लिख के आता था, कि उसमें वो लिखा होता था, एक मिनट रुकिए, आपको सुना ही देता हूँ। इतना स्टॉलवर्ड डॉक्टर बीवी रमन जैसे लोग जो मैगजीन निकालते थे, उस मैगजीन के अंदर वो डिस्क्लेमर में उन्होंने एक संस्कृत का श्लोक डाला है, फलानी ग्रहचारेण सूचयन्ति मनीषिणः तो वक्ता तारतम्यस्य तमेकम वेदसम विना। Those who know astrology can only indicate in a way what will take place in future. Who else except the creator Brahma can say with certainty what will definitely happen.
ये एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन का इतना बड़ा डिस्क्लेमर आता था ऊपर से, ये देखिए, ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन है। तो हम ऐसे, चूंकि हम ऐसे साइंस में डील कर रहे हैं जिस साइंस को महाभारत काल में लिखा गया है, और जिस साइंस की यूटिलिटी आज भी उतनी ही पुख्ता है। दूसरी बात जो आपका कहने का है वो ये होता है, मेरे प्रेडिक्शंस जो है बाय डेट वाइज क्यों सही हो जाते हैं, उसका एक कारण है, लेकिन फेल मैं भी होता हूँ। अगर मैं फेल नहीं होता तो आज मैं एनआरआई से 6100 नहीं ले रहा होता, आज मैं एनआरआई से मैं 60,000 रुपीज ले रहा होता। फेल मैं भी होता हूँ, लेकिन मेरे फेलियर जो होते हैं वो 40% होते हैं, मेरे 60% जो प्रेडिक्शंस होते हैं वो एक्यूरेट होते हैं। उसका कारण है कि मैं काफी सर्च लाइट्स यूज करता हूँ, जैसे ताजिक भी देखता हूँ, उसके अलावा पाराशरी के नियमों से भी देखता हूँ, उसके बाद फिर जैमिनी के नियमों से देखता हूँ। इन 3 साइंसेस को मैं काफी पुख्ता तरीके से लगा के फिर उसके बाद में प्रेडिक्शंस करता हूँ। अब क्या होता है, देखिए मेडिकल साइंस में क्या होता है कि सेकेंड ईयर में जो एनाटॉमी की क्लास होती है उसमें डेड बॉडीज पे एक जो एंट्रेंस होते हैं, जो कि स्टूडेंट्स होते हैं, उनको डेड बॉडीज पे उनको काट के सिखाया जाता है। तो वो क्यों किया जाता है डेड बॉडीज पे? उसका कारण है कि आपको मालूम है कि लिवर कहाँ है, आपको मालूम है कि इंटेस्टाइन्स कहाँ है, आपको मालूम है हार्ट कहाँ है, सब कुछ है, लेकिन आप नए लड़कों को आप एक लाइव बॉडी नहीं दे सकते, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा रिस्क है। उसके लिए एक एक्सपर्टीज चाहिए डॉक्टर की। वो एक्सपर्टीज को जमाने के लिए 2 साल लगातार वो लोग जो हैं उन्हीं डेड बॉडीज पे ही करते हैं। डॉक्टर विनय बता सकते हैं कि ग्रेज एनाटॉमी जो है पढ़ाई जाती है सेकेंड ईयर में, और इसके अलावा थर्ड ईयर में भी वो इसी तरह से डेड बॉडीज पे ही कराते हैं। लाइव बॉडीज पे उनको जो सीनियर डॉक्टर से काम कर रहे होते हैं उनको फोर्थ ईयर में उनको ऑपरेशन थिएटर्स में ले जाके दिखाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता। क्यों ऐसा किया जाता है? हमारा कोर्स को 4 साल का नहीं है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, काश हमारा कोर्स अगर मेडिकल साइंस की तरह 5 साल का होता, 1 साल की इंटर्नशिप, 1 साल की हाउस सर्जनशिप, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों के प्रेडिक्शंस इतने एक्यूरेट होते हैं जितने कि मेरे भी नहीं है, मुझसे ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि मेरा दिमाग जो है बूढ़ा हो गया है। आप लोग जवान लोग हैं, आप लोग के दिमाग जो है ज्यादा फर्टाइल हैं, और यहाँ पे कुछ लोग जो मुझसे उम्र में बड़े हैं, जगदीश नैन साहब, उन्होंने योगा कर करके अपने दिमाग की, जो दिमाग में सभी आदमियों का जो है सिर्फ 10% चलता है, टिप्स ऑफ द आइसबर्ग, वो जो है डॉल्फिन का चलता है 20%, और जगदीश नैन साहब का चलता है 40%। वो योगा का कमाल है। नहीं सर, मेरा तो 40% भी नहीं चलता। आप बूढ़ा हो चुका है, आपकी क्लास में सबसे बूढ़ा मैं हूँ। जगदीश नयन साहब, कैन आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी? मुझे भी बता दीजिए कि ब्लड प्रेशर की दवाई कम कैसे कर सकते हैं। वो बाद में डॉक्टर, क्या पूछा? बाद में हमारे लेट अस गो टू आवर सब्जेक्ट। मैं पहले नीरज जैन साहब के प्रश्न का उत्तर दे दूं। नीरज जैन साहब, आपको जो बात आप पूछ रहे हैं ना, वो इस वजह से, क्योंकि अभी तक में अगर आप टोटल मैन आवर्स यूटिलाइजेशन टू योर लर्निंग ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी को अगर आप कहीं पे डायरी में लिखेंगे, तो वो कॉम्पैक्ट रूप में, क्लासरूम स्टडीज के रूप में, it will not even cross 100 hours. Do you agree or disagree? नहीं, ठीक है। इसी से जुड़ा एक सवाल हो रहा है सर कि कुंडली में जो भी ग्रह जैसे जहां जिस स्थिति में बैठे हैं वो पूर्व पुण्य के हिसाब से जी, और जैसे मान लो कोई भी सेलिब्रिटी, आमतौर पे मैंने आईकास में भी स्टडी की है, वहां पे भी सेलिब्रिटीज ऐसे कुंडली ज्यादातर लगती रही है। तो उसी टाइम पे, उसी जगह पे, उसी बिल्कुल सेकंड मैच में और भी जन्म हुए हैं, बर्थ होते हैं, तो सेम जो टाइम की कुंडली है, अगर मान लीजिए पुतिन साहब की कुंडली हम डिस्कस कर रहे थे भी, ये ऐसे हो गए, या किसी भी सेलिब्रिटी की उसी टाइम पे, मतलब बिल्कुल सेकंड हिसाब से, क्योंकि बर्थ तो दबादब चल ही रहे हैं, तो उसमें फिर क्या फर्क आ जाता है? अच्छा देखिए, असल में क्या हुआ ना, आपने स्ट्रक्चर्ड रूप से पढ़ाई नहीं की। स्ट्रक्चर्ड जब हमने पढ़ाई की थी इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज से या भारतीय विद्या भवन से, तो उसकी शुरुआत की क्लासेस में हमें बताया गया था कि हमारा जीवन जो है प्री डेस्टाइन्ड नहीं है,
हमारा जीवन जो है 3 कंपोनेंट्स पे आधारित है। पहला कंपोनेंट होता है इसमें अनुवांशिकता। अनुवांशिकता का होता है जेनेटिक फैक्टर विच डिफरेंशिएट्स आवर लाइफ। तो आप एक बात देखिए, आज मेडिकल साइंस इस बात को मान गई है कि अगर किसी की फैमिली के अंदर में ल्यूकोडर्मा अगर चल रहा है तो ल्यूकोडर्मा सरोगेट रूप में चलेगा, यानी कि डोसाइल रूप में चलेगा, तो किसी ना किसी संतान पे वो एक बार में वो उभर के आ सकता है। उसी तरह से मेडिकल साइंस ये मान गई है कि अगर कैंसर अगर किसी फैमिली में चल रहा है तो इसका मतलब ऑल द सब्जेक्ट्स इन द लीनिएज ऑफ द फैमिली आर ससेप्टेबल टू गेट कैंसर। तो ये बात जो है ऋषि पाराशर ने अपने ग्रंथ में लिखी है कि जो पहला कंपोनेंट होता है वो अनुवांशिकता या जेनेटिक फैक्टर है, और दूसरा वातावरणीय है या कि एनवायरमेंटल है। एनवायरमेंटल जो फैक्टर होता है, यानी कि अगर आप अफ्रीका में सपोज अगर आप जाके बस जाएं तो आप क्या देखेंगे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, या आप देखेंगे कि वहां पे अपराइजिंग्स होती रहती हैं, वहां पे गुरिल्ला। नहीं सर, वो एक अलग चीज है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, सॉरी मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ, वो एक अलग चीज है। मैं एक नहीं है वो आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। ये जैन साहब आपको ना ये शटर्स को नीचे करना होगा, आयरन शटर्स को। आप मेरी बात को सुनिए, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि इट मेक्स डिफरेंस। इट मेक्स डिफरेंस का मतलब है कि अगर जिस एनवायरमेंट में आप पैदा होते हैं, जिस एनवायरमेंट में आप पैदा होते हैं वो एनवायरमेंट आपको इफेक्ट करता है। अगर सपोज कोई आदमी सीरिया में है और कोई आदमी सीरिया जाके चला जाए तो वो हमेशा इनसिक्योरिटी में बना रहेगा। आज की डेट में कोई अगर यूक्रेन चला जाए तो इनसिक्योरिटी में रहेगा ऑफ थ्रेट ऑफ डेथ। तो ये जो एनवायरमेंट का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, इसीलिए हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स में डालते हैं। तो एक क्या होता है कि मैं समझ गया आपकी बात, एक ही टाइम पे जो बर्थ होता है उसमें जेनेटिक फैक्टर में एक तो फर्क आ गया। जैसे अमिताभ बच्चन जिस समय पे पैदा हुए वहां कमला नेहरू हॉस्पिटल के अंदर इलाहाबाद में, उसी समय पे कई बच्चे पैदा हुए होंगे, लेकिन अमिताभ बच्चन के जो जेनेटिक फैक्टर है वो हरवंश राय बच्चन से आता है। जो हरवंश, सॉरी सर, यहीं पे रुकते हैं। वो बात ठीक है सारी। मान लीजिए आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आपके सामने कुंडली आ गई, आपको तो नहीं पता, कोई लेके आया, आपको क्या पता उसके जेनेटिक फैक्ट क्या है कैसे नहीं है। अब तो ये जैसे नमाज देखना जरूरी हो गया, वो भी जरूरी हो गया देखना, लेकिन एज ए एस्ट्रोलॉजर आपके सामने कुंडली आई, उसमें तो नहीं दिखेगा ना वो तो वैसे ही ग्रह दिखेंगे जैसे उसके। देखिए जी ऐसा है नीरज साहब, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इवन इन द मेडिकल साइंस में भी क्या होता है कि जिस समय वो खोलते हैं स्टमक को खोलने के बाद में, जैसे हमारे मौसी के दामाद के साथ में हुआ कि उन्होंने उसका अल्ट्रासाउंड कर लिया था तो उनको लगा कि लिवर में ट्यूमर है। लेकिन जब डॉक्टर्स ने अपोलो मद्रास में, वो अमेरिका से आए थे एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, तो वो जब उन्होंने उनका स्टमक खोला तो डॉक्टर्स को दिखाई पड़ा कि लिवर में तो कैंसर है जो कि काफी स्प्रेड हो चुका है। तो उन्होंने उसको छेड़ना भी ठीक नहीं समझा, उन्होंने एज इट इज उसको बंद करके और उसे हीलअप करा के वो अमेरिका चले गए। अमेरिका में बॉस्टन में जाके फिर अपने, क्योंकि उनकी वाइफ जो है वो उनकी सिस्टर जो है बॉस्टन ऑन्कोलॉजिस्ट थी, बॉस्टन में मियो में ऑन्कोलॉजिस्ट थी। तो ये बात तो ना मेडिकल साइंस जैसी एक बहुत तरक्की की भी सब्जेक्ट में भी होता है कि आपको कुछ बातों में हिट एंड ट्रायल का आपको अनुभव होता है। मेडिकल साइंस पे तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इनपुट आता है एनुअली उसके रिसर्च में। हमारे ज्योतिष में तो कोई इनपुट नहीं है, उसके बावजूद जो है हम इतना एक्यूरेसी के साथ में जाते हैं। कभी आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की क्लास में अगर मैं पढ़ाने का मौका मिलेगा तो आप खुद आश्चर्य करेंगे कि हमें कोई इनपुट ना होने की वजह से रिसर्च का, उसके बावजूद हम जो है बच्चे की कुंडली देख के उसको कब जो है किस तरह की बीमारियां होंगी उनको निकाल सकते हैं। गुरुजी एक वर्ड यूज करना चाहूंगा। विद्वानों ने एक वर्ड यूज किया है, एस्ट्रोलॉजिकल ट्विन्स। तो एस्ट्रोलॉजिकल ट्विन्स जो हैं वो भी, उनकी भी डेस्टिनी अलग अलग होती है, ऐसा नहीं आप सर बात और कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजिकल ट्विन में तो वो कहते हैं जी कि 2-4 मिनट का फर्क हो जाता है, नवांश फलाना ढिकन बदल जाता है बहुत ज्यादा। मैं आप एक प्लीज मेरे सर से बात करने दो। मैं वो जो 2-4 मिनट का फर्क में कहते थे जी इसमें आगे वर्ग कुंडलियों में चेंज आ गया, जो उसमें मैं तो एक्यूरेट टाइम की बात कर रहा हूँ, वो भी तो पॉसिबल है ना दुनिया में।
नहीं, आपका ना नीरज जैन साहब, व्हाट इज योर पॉइंट राइट नाउ? देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, मेरी बात आप सुनिए, एक मिनट बात सुनिए, मैं पहले आपको बताता हूं जो मुझे समझ में आ रहा है। ऐसा है, देखिए, ऐसे ना बहुत से साइट्स हैं जहाँ पे कुछ साइट्स ऐसे हैं, फेसबुक पे भी और उस पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, जो साइट्स जो हैं एस्ट्रोलॉजी को डिक्राई करते हैं। वो कहते हैं एस्ट्रोलॉजी इज हम्बक। वो इस बात को प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर कोई तथ्य नहीं है। स्टडीज में पता चलता है, लेकिन आप वैसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ऐसे करते हुए बहुत से लोगों ने ग्रुप्स बनाए हैं। लेकिन आप एक बात समझिए, जब भी कभी हम एक विषय को पढ़ते हैं, उस विषय में हम पूर्ण श्रद्धा के साथ पढ़ते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं और उसमें हम आगे जाने की कोशिश करते हैं। अगर हम बेसिक पे ही अगर उसके स्पाइन को तोड़ने की कोशिश करें, मैं ये नहीं है, मेरे को बहुत इंटरेस्ट है, फेथ बहुत है, इंटरेस्ट बहुत है। ये नहीं, नेगेटिविटी से नहीं मैं पूछ रहा, मैं उस अंदाजे से नहीं पूछ रहा। मैं एक सिंपल ही बात पूछ रहा हूँ कि मेरे पास 2 कुंडली एक जैसी आ गई, एक जैसे बस सेम आ गई, तो प्रेडिक्शन भी एक जैसी हो गई, तो आगे जाके वो चेंज हो गया। अभी हमारे कुछ वो बीच में रह गए प्रोजेक्ट, हम इसको शुरू भी करने लगे थे कि जैसे चंडीगढ़ में पीजीआई में डाटा ही बनाने लगे थे भी एक टाइम पे जो बर्थ हुआ है उनका आगे थोड़ा फर्दर उनको फॉलो अप करें कि उनका आगे कैसे कैसे जीवन जाता है और क्यों ऐसा जा रहा है। भी वो रह गया अभी प्रोजेक्ट भी सेम टाइम पे जो जन्म हुआ है उनका डाटा लेके। तो ये मैं थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा डाउट था भी ये कैसे मतलब पॉसिबल है, क्योंकि मैंने तो कुंडली देके प्रेडिक्शन करनी है। नीरज साहब, मैं आपकी बात पूरी समझ चुका हूँ। ऐसा है, प्लीज डू नॉट अलाउ द क्लास टू बी हाईजैक्ड इनटू अ पॉइंट व्हिच इज एब्सोल्युटली ऑफ नो रेलेवेंस एट दिस पॉइंट। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ऐसी कोई इस तरह की बात है तो आप मुझसे ना पर्सनल पे बात कर लीजिएगा। आई एम ऑल द टाइम रेडी टू स्पीक विद यू, टू एक्सप्लेन टू यू, बिकॉज हम क्लास की ना 44 लोगों का 45 लोगों का हम टाइम नहीं खराब करेंगे। लेकिन मैं नटशल में आपको एक बात बताना चाहता हूँ। नटशल में बात यह है कि ज्योतिष के अंदर में जो रिसर्च है वो बहुत ही कम हुई है। ज्योतिष के अंदर में कोई भी इतना $millions of का रिसर्च इनपुट नहीं दिया है। कोई इस तरह की रिसर्च नहीं हुई है, कोई हॉस्पिटल में खड़ा होके कोई जो है डेटा कलेक्ट करे, कोई कि बच्चे इतने जो पैदा हुए, कितने कोलैप्स कर गए, कितने सर्वाइव कर गए, कितनों को जॉइंडिस हुआ, कितनों की निमोनिया हुआ, कितनों को, तो क्या रीजंस है। तो उस पर रिसर्च के लिए एक तो फर्टाइल माइंड चाहिए, इंटेलेक्चुअल माइंड चाहिए और इतना टाइम चाहिए। लेकिन ज्योतिष में आज तक कभी रिसर्च जो हुए हैं वो बहुत कम हुए। लेकिन आपको एक बहुत अच्छा अनुभव होने जा रहा है, क्योंकि आपको एक ऐसा टीचर मिला है जो कि प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर है। एंड प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर के अलावा आई हैव बीन स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम विद माय क्लाइंट्स। मैं ही अकेला ऐसा एक एस्ट्रोलॉजी का प्रैक्टिशनर हूं जो कि कम से कम 2 घंटे एक हॉरोस्कोप पे 2 से 3 घंटे लगाता हूं और उसके सभी चीजों को खगाल के फिर मैं एफएक्यूज करके अपने आप को वहीं पे देखता हूँ। फिर मैं रिकॉर्डेड प्रेडिक्शन देता हूँ ताकि मेरा क्लाइंट मेरे को रिवर्ट करके बताए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या गलत था आपका और क्या सही था। जब मुझे पता चलता है कोई चीज गलत हुई है तो उस गलत पे भी मैं जाके दोबारा मैं उस पर रिविजिट करता हूँ, उसको पकड़ने की कोशिश करता हूँ। यही एक वजह है कि आज मेरे प्रेडिक्शन जो है 60% से ऊपर सही होते हैं और 40% फेलियर होता है। लेकिन मैं आपको एक बात यकीन दिलाता हूं कि वो जो है किसी भी क्षेत्र विषय में, अगर आप ये कहें कि हमारे कार्डियक ऑपरेशन जो हैं वो हमारे ये आपके हमारे यहाँ मेदांता में और एस्कॉट्स में जो थे डॉक्टर, क्या नाम था उनका, कार्डियोलॉजिस्ट बड़े फेमस, डॉक्टर नरेश त्रेहान के भी 50% ऑपरेशन सक्सेसफुल होते हैं। यानी कि ये कितने हाईली प्रैक्टिसिंग आदमी और हाईली ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ बहुत सेट है, जिन्होंने कि इतने अभी तक कम से कम उन्होंने जो है 25,000 30,000 से ऊपर उन्होंने ऑपरेशन किए होंगे। आज भी उनके मोर्टेलिटी के जो रेशियो है वो अबाउट 50% रहता है। तो अगर मेडिकल साइंस में ये बात है तो हमारी साइंस में 60% क्रॉस करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दूसरा, मेरे डेट्स के साथ में मेरे प्रेडिक्शन सही होते हैं और मैं आपको बताऊं, मैंने जिनकी भी हॉरोस्कोपी की है उनके काफी अच्छे उनके अनुभव उन्होंने अपने शेयर किए हैं मेरे साथ। आप एक बात मैं आपको बता दूं कि मेरे क्लाइंट को मैंने बोला था, क्योंकि उनके ज्ञाति कारक जो है उनके शुक्र थे और उसमें मुझे सबसे ज्यादा मदद जैमिनी ज्योतिष से होती है। ज्ञाति कारक अगर शुक्र होता है तो के एन राव साहब का कहना है कि ऐसे में विवाह नहीं चल पाता। वो बड़े हैप्पीली मैरिड थे
और मैंने उनसे सन्ड्री वे में मेरे मुंह से निकल गया कि ये ऐसा के.एन. राव साहब कहते हैं, और पिछले साल उनका सेपरेशन हो गया। मतलब आफ्टर दे वर मैरिड फॉर अबाउट 35 इयर्स, उनका सेपरेशन लास्ट ईयर हुआ। तो जो मैंने उस समय जेमिनी की दशा उनकी देखी, तो उस दशा के अंदर ही वो ज्ञाति कारक लगन पे आता है, तो उसने जो है सेपरेशन करा दी। तो उसका मतलब जो हमारी जेमिनी का जो ज्योतिष है वो बहुत आसान ज्योतिष है, और वो अनवाइंड करता है चीजों को। जहाँ की पाराशरी ज्योतिष के अंदर में हम डिविजनल चार्ट्स में फंसते हैं, डिस्पोजिटर में फंसते हैं, नक्षत्र में फंसते हैं, दशाओं में फंसते हैं, दशाओं के अंतर दशाओं प्रत्यंतर इन सब में फंसते हैं, और हम बहुत सी चीजों को देखते हैं उसमें अरिष्ट के योग और राजयोग, ये सब इतने की हमें आवश्यकता नहीं होती है। जेमिनी ज्योतिष में सारी चीजें बहुत आसानी से निकलती हैं। तो लेट अस कंटिन्यू एंड स्टडी दिस सब्जेक्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। इसे पूरा कर दें सर, ये जो आप बीच में रहेंगे ना कि हम आनुवंशिकता और वातावरण, तीसरा फैक्टर कौन सा है? अच्छा, तीसरा जो होता है इसे बोलते हैं, इसमें कहा जाता है पहला होता है जेनेटिक फैक्टर यानी अनुवंशिकता, दूसरा होता है एनवायरमेंटल फैक्टर, और तीसरा होता है कर्मास। इसमें जो कर्मास हैं, इसमें कर्मास को उन्होंने दो भागों में बांटा है। एक कर्मास ऑफ द पास्ट लाइफ, जो कि प्रारब्ध के रूप में आपको भोगने होते हैं। एक कर्मास ऑफ दिस लाइफ के जो कर्मास हैं, जो आप दान पुण्य कर रहे होते हैं, जो आप इष्ट की पूजा कर रहे होते हैं, जो आप यज्ञ होम हवन कर रहे होते हैं, जो आप वैदिक मंत्रास कर रहे होते हैं, वो भी आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। फ्री विल हो गया ना सर, ये फ्री विल कॉन्सेप्ट हो गया ये। हाँ, ये जो पोर्शन होता है ये फ्री विल का है, लेकिन फ्री विल की परसेंटेज यहाँ रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि जो अनुवांशिकता, ये जो जेनेटिक फैक्टर है और एनवायरमेंटल फैक्टर है, ये आपके जीवन को 20% ये आपको इफेक्ट करता है, और जो 20% है वो आपके पास्ट लाइफ के कर्मास करते हैं, जो कि प्रारब्ध है। तो 60% हो गया, और उसके बाद ऋषि ने जो है 40% को, 40% को ऋषि पाराशर ने उसमें डाला है, जो कि आपके प्रेजेंट लाइफ के कर्मास है। अगर जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था कि वजूला में एक पंडित जी थे, पंडित जी अब भी मुझे मालूम नहीं कि जीवित हैं कि नहीं हैं, उनके दोनों बच्चे बहुत अच्छा कर गए। उनका पहला बेटा जो है वो इंटर कॉलेज में पढ़ा रहा था, आईएएस के अंदर उसकी 7th 8th पोजीशन आई थी, यूपी कार्ड मिला था। दूसरा बेटा यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बना, और वो पंडित जी के बारे में ये प्रसिद्ध था कि उनको जो श्रद्धा से जो जितना दे देता था उतना वो ले लेते थे। दूसरा, गरीबों के वहां जब भी वो पूजा हवन या सत्यनारायण व्रत कथा करते थे तो उनसे कोई दक्षिणा नहीं लेते थे, थोड़ा चावल ले लेते थे, थोड़ा कोई एक फल ले लेते थे, तो गरीबों के लिए भी वो काम करते थे। इसी प्रकार से मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पिताजी के सभी बच्चों ने बहुत अच्छा किया जीवन के अंदर, मुझसे तो काफी अच्छा कर गए। मेरी जो बड़ी बहन है उन्होंने IIT कानपुर से 5 साल का MSc किया मैथमेटिक्स में, उसके बाद MTech किया उन्होंने मैथमेटिक्स में IIT दिल्ली से, और ऑयल नेचुरल गैस कमीशन में वो मैथमेटिशियन, चीफ जनरल मैनेजर मैथमेटिशियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिजर्वॉयर टेक्नोलॉजी में रिटायर हुई। और उनके हस्बैंड भी वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे OBL में, वो ONGC विदेश लिमिटेड में। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी को गायत्री मंत्र सिद्ध था। हमारे पिताजी जो हैं बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, सिविल सर्वेंट थे, और वो गायत्री मंत्र की, उनका वो सुबह के समय भी गायत्री मंत्र करते थे और शाम के समय भी गायत्री मंत्र करते थे, और उनके चेहरे में ना एक चमक आती थी, बहुत चेहरा उनका बिल्कुल चमकता था। और अगर वो किसी को कोई भी बात, और इतना सॉफ्ट स्पोकन थे, इतने हर एक के लिए, वो गरीबों के लिए, मतलब यहाँ तक कि मुझे याद है कि एक बार हम लोग गाड़ी से जा रहे थे, तो एक रिक्शे वाला जा रहा था, बहुत ठंड थी, तो उन्होंने अपनी गाड़ी रुकवा के, पुलिस का कांस्टेबल चला रहा था, तो उन्होंने रुकवा के, उन्होंने एक स्वेटर जो उन्होंने पहनी हुई थी, वो स्वेटर उतार के उस रिक्शे वाले को दे दी। उनको इतना ज्यादा वो दिल से जो है द्रवित हो जाते थे। उन्होंने कहा कि हम तो अपनी एक स्वेटर, मेरे पास तो कम से कम 500 स्वेटर होंगी। उन्होंने कहा ये देखो, इसके पास में एक बंडी पहन के, और ये मतलब एक अंदर की बनियान पहन के, और इतनी ठंड में ये रिक्शा खींच रहा है। तो ये बात मैंने उनके, तो उससे क्या हुआ कि उनके सारे ही बच्चों ने बहुत अच्छा किया, और वो गायत्री मंत्र को उन्होंने इतना ज्यादा वो कर लिया था। मुझे याद है कि गायत्री मंत्र के करने की वजह से उनको
हमेशा बहुत रिस्पेक्ट, बड़े बड़े लोग उनके पास ज्योतिष कराने आते थे, सेक्रेटरीज के लेवल के लोग, मिनिस्टर्स के लेवल के लोग। गायत्री मंत्र के हो जाने की वजह से, गायत्री मंत्र के सिद्ध हो जाने की वजह से उनके मुंह से निकली हुई बातें बहुत एक्यूरेसी के साथ होती थी। इवन उनके एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन में उनके आर्टिकल्स छपते थे, बहुत उनको प्रशंसा मिलती थी। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो उन्होंने ऋषि पारशर ने बोला है कि जो 40% जो उन्होंने दिया है वो इस जन्म के कर्मों को दिया है। अगर इस जन्म में आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, अगर आप किसी को वॉयलेट नहीं कर रहे हैं, किसी गर्ल को आपने वॉयलेट नहीं किया, आप पत्नी के साथ में आप जो है बहुत ज्यादा पत्नी व्रता हैं, पत्नी का, बच्चों का आप जो है भरण पोषण, अपनी जिम्मेदारियां, इसके अंदर जो है 5 हमारे ऋण हैं। उन 5 ऋणों से हमें वो ऋण अगर आप होते हैं, पहला जो ऋण है उसमें ऋण कहा जाता है गुरु ऋण। यहाँ पे आप लोगों को गुरु के सामने झुकने में बहुत शर्म आती है, लेकिन आप याद रखना कि अगर आप आर्मी में होते और किसी कैप्टन के साथ होते, आपके दिमाग में होता कि ये कैप्टन जो है ये मुझसे जाति में छोटा है, अगर एक फीलिंग भी होती, तो भी आपको उस कैप्टन को, जब तक आपका टेन्योर वहां चल रहा होता उस स्टेशन पे, उस कैप्टन को की बातों को आपको सुनना होता। यही बात होती है कि आप गुरु को किस लेवल पे देखते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। मुंशी प्रेमचंद ने क्यों कहा था पंच परमेश्वर, उन्होंने कहानी लिखी थी कि जब वो पंच जो बैठते हैं तो उसमें उसे लगता है, माधव को या जो भी उसका नाम था, उसको लगता है ये तो पंचों में एक मेरा दुश्मन है, तो ये मुझे बैल नहीं मिलेगा। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही पंच परमेश्वर का मतलब है, जैसे ही वो डिसीजन देने लगे तो उनके अंदर परमेश्वर आ गया। उन्होंने बिल्कुल करेक्ट डिसीजन दिया, उन्होंने कहा कि माधव को ही मिलेगा ये बैल। यही बात होती है जब गुरु आपको पढ़ा रहे होते हैं, फॉर द टेन्योर ऑफ द टाइम यू हैव टू सबमिट टू हिम। जब तक आप उसमें सबमिशन नहीं आते तो ये सब्जेक्ट आपका 9th हाउस से चलता है, आपको ये सब्जेक्ट में बहुत डिफिकल्टीज आती हैं, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो बहरहाल, तो पहला जो ऋण होता है उसे कहते हैं गुरु ऋण। दूसरा जो ऋण है वो है मातृ पितृ ऋण। गुरु ऋण जो है आपको एकलव्य की तरह से नहीं चुकाना। गुरु ने जो एकलव्य को ने चुकाया, बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन थी, उसका जो है खामियाजा द्रोणाचार्य जी को मिला होगा, क्योंकि वो चाहते थे कि अर्जुन से बड़ा कोई धनुधारी ना हो। लेकिन आपका गुरु का ऋण का मतलब होता है आप अगर श्रद्धा सुमन भी अगर देते हैं गुरु को, तो आप ऋण से मुक्त होते हैं। गुरु ऋण के बाद आता है मातृ पितृ ऋण। अगर मातृ पितृ ऋण का मतलब है जिन माता पिता ने आपको इतना सक्षम बनाया है, तो जिस समय वो स्वयं बॉडीली भी कमजोर हो जाते हैं, तो उस समय आपने उनको लुक आफ्टर करना होता है, उनके प्रति आपको जिम्मेदारी अपनी वहन करनी होती है। उसके बाद आता है धर्म ऋण। धर्म ऋण का मतलब है जिस धर्म में आपने जन्म लिया है, उस धर्म का आपको पालन करना होता है। उस धर्म के उपदेश हैं, उसके धर्म के आपके उपनिषद हैं, वो हैं, उनको पढ़िए, आप उनको स्प्रेड कीजिए, और धर्म का आप आचरण कीजिए। धर्म के आचरण में आप चलें, नीति के आचरण में। उसके बाद आता है भूमि ऋण। भूमि ऋण क्या है, जिस भूमि से आपको अन्न मिलता है, वहां पेड़ लगाइए, वहां पे आप भूमि को खराब मत कीजिए, प्लास्टिक से मत खराब कीजिए। दूसरा, इसी भूमि पे इतने लोग वीरगति को प्राप्त होते हैं, ये भी एक भूमि ऋण से निकलने का होता है। और लास्ट का ऋण है संतान ऋण। हम जब अपने बच्चों के लिए कुछ करते हैं तो ये हमारा ऋणानुबंधन है कि हमारे घर में एक बच्चा आया है, उसने जन्म लिया है, ये हमारे पूर्व जन्म के हमारे प्रारब्ध से बंधा हुआ है। तो हम कभी कभी सोचते हैं हम अपने बच्चे को इंग्लैंड अमेरिका पढ़ा रहे हैं तो हम बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं। नहीं, आप उस ऋणानुबंधन से आप बंधे हुए हैं कि आपका ये आपका फर्ज बनता है, ये आपका इससे ऋण से निकलने के लिए आपको अपने बेटे को इतना सक्षम करना होता है कि अपने पांवों पे खड़े हो सके और उसका अपना परिवार चल सके, उसको भरण पोषण की उसके अंदर सामर्थ्य आए। और कन्या का जब आप दान करते हैं, कन्यादान इसीलिए किया जाता है, कन्यादान आप करते हैं तो आप उस बच्ची को भी, उसको एक परिवार में आप भेजते हैं, तो वो आप संतान ऋण से आप फिर उऋण होते हैं। जब भी कभी आप इन ऋणों से अगर मुक्ति लिए बिना आप इस जीवन से जाते हैं, तो इसका मतलब है कि फिर से आप उसी तरह के एक भंवर में फंसते जाएंगे, माया के उसमें, और कई लाइफ में आपको डिफरेंट योनियों में आके 84 लाख योनियां हैं, उसमें कोई पक्षी की योनि में आता है, कोई सर्प की योनि में आता है, कोई मूषक की योनि में आता है। उन योनियों में आके आपको फिर दोबारा जो है
इस ऋणानुबंधन से निकलना होता है। तो अब आज हम काफी इधर से उधर भटक पड़े हैं। मैं आप लोगों को म्यूट करता हूं क्योंकि मुझे थोड़ा सा आप लोगों को समझाना। 9:30 बजे। तो फिर हम एक काम करते हैं कि आज रिकैप का ही दिन था, तो मैं चाहूंगा जगदीश नयन साहब, अब आप अनम्यूट करके मुझे बताइए कि किसी आदमी को जॉब या प्रमोशन किन स्थितियों में मिलता है। गुरुजी, मैंने तो ये नोट बनाए हैं कि जॉब या प्रमोशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये है कि वीनस और सूर्य, यानी सूर्य और शुक्र, इनकी राशियों में बैठे, जिस भी जगह पर ये बैठे हैं, उनकी राशियों की जब दशा या अंतर दशा आएगी तो उस समय व्यक्ति की नौकरी लगेगी। पहला कारण तो ये है। बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। दूसरा है सर कि जुपिटर की राशि हो। जुपिटर जिस राशि में बैठे हैं और उसकी दशा चल जाए, और जुपिटर 5th या 9th हाउस में बैठे हैं, बाकी हाउसेस में नहीं, 5th या 9th हाउस में बैठे हो और उस पे बेनिफिक प्लैनेट्स की दृष्टि पड़ जाए तो उसकी दशा में व्यक्ति की जॉब लगती है। नेक्स्ट है कि 10th हाउस ऑक्युपाइड राशि, 10th हाउस में कोई भी राशि है या कोई जो बैठा है ग्रह, उसकी दशा आ जाए और उसका स्वामी स्वयं अक्षेत्री हो, उच्च का हो या दिग्बली हो। बिल्कुल, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। उसका है। और नेक्स्ट है आत्म कारक और अमात्य कारक। इनके के अंदर इन दी दशा साइन ऑफ आत्म कारक एंड अमात्य कारक। सर, मैं जगदीश नंद साहब, आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा रुकूंगा। जहां आपने बोला था ऐसी राशि की दशा जिसमें 5वें और 9वें भाव में गुरु बैठे हों, वहां पे 3 प्लैनेट्स का जिक्र किया गया था, गुरु, शुक्र अथवा चंद्रमा। अगर गुरु, शुक्र या चंद्रमा में से तीनों में से कोई भी प्लैनेट हो जो कि वहां ऑक्यूपाई कर रहा हो या वहां पे अगर उसकी दृष्टि हो रही हो, तो वो दशा भी व्यक्ति को जॉब दिलाती है या प्रमोशन दिलाती है। नहीं, गुरु शुक्र और चंद्रमा, इन तीनों की दृष्टि हो उसके ऊपर 9th हाउस पे। ये और नहीं है, 9th और 5th ऐसा है, ये और है। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि अगर ये तीनों ही अगर होंगे तो जॉब में प्रमोशन बहुत बड़ा होगा, जॉब बहुत अच्छा मिलेगा। अगर 2 होंगे तो उससे कम होगा। अगर ये एक होंगे तो भी ये जॉब दिलाने में सक्षम है, लेकिन उसके ग्रेड्स कम हो जाएंगे। आपको तो मालूम ही है कि ज्योतिष का नियम क्या है, मोर द मैरियर बोलते हैं। मोर द मैरियर का मतलब है अगर किसी भाव विशेष पे या किसी कारक विशेष पे अगर जितने ज्यादा ग्रह बैठे होंगे वो उतना ही, मतलब अगर एक बेनिफिट देख रहा है, एक बेनिफिट बैठा है तो वो थोड़ा बढ़ाएगा, ग्रेड्स बढ़ जाएंगे अगर 2 बेनिफिट का एस्पेक्ट कर रहे होंगे, और ग्रेड्स और बढ़ जाएंगे अगर 3 बेनिफिट अगर एस्पेक्ट कर रहे होंगे। जिस तरह अर्गला में बताया था आपने, अगर 2 या 2 से अधिक ग्रह, यानी 3 ग्रह बैठे हैं तो स्ट्रॉन्ग अर्गला हो जाएगी, 2 बैठे हैं तो उससे कम हो जाएगी, और 1 बैठा है तो उससे कम, और 4 बैठे हैं तो उससे भी स्ट्रॉन्ग अर्गला वो हो जाएगी। अब आप 10th हाउस वाला जो आप बता रहे थे वो क्या है? 10th हाउस का ये था कि 10th हाउस में जो ग्रह बैठा है वो बेनिफिक प्लैनेट होना चाहिए, उच्च का हो, स्वयं अक्षेत्री हो या दिग्बली हो, तो उसकी राशि की दशा के अंदर व्यक्ति की जॉब लगती है। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। और लास्ट का ये है पॉइंट सर कि आत्म कारक और अमात्य कारक जी, जिस राशि के अंदर बैठे हों उसकी दशा हो, और आत्म कारक और अमात्य कारक ये 9th, 10th और 11th हाउस में होने चाहिए। बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। ये आपकी वजह से मेरी दूसरी चॉकलेट बच गई, लेकिन क्योंकि आप चॉकलेट खाते नहीं है जनाब जी, तो मुझे 2 सेब या 2 केले। मैं तो आपसे कहूंगा कि आप अशोक वाटिका पूरा आपका है। वेरी गुड। थैंक यू।
सर एक प्रश्न और पूछ सकता हूँ? हाँ बोलिए। कि आज मैंने एक ऐसी कुंडली मेरे सामने आई कि जिसमें आत्म कारक जो है हाईएस्ट डिग्री का मून है। हाँ। और मून D3 के अंदर खरेस भी है। और वो बच्ची है और उस बच्ची का 14-15 बार मतलब बिना चोट लगे ही फ्रैक्चर हो चुके हैं, दोनों हाथों के और दोनों पांव के, पसलियों के भी। जगदीश नंद साहब, इसका कोई और भी कारण होगा, क्योंकि अभी अपना कॉम्पोजिट टेक्निक लगा रहे हैं। आपने जैसे खरेश बोला, हमारे जैमी ज्योतिष में खरेश का, मार्गेश का, बाधीश का, इनका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन जब आप पाराशरी को जोड़ते हैं जैमिनी के साथ, तो उसमें क्या है कि इसका मतलब ये है कि आप कॉम्पोजिट टेक्निक लगा रहे हैं। लेकिन उसके पहले हमारा सब्जेक्ट जो जैमिनी ज्योतिष है वो बहुत सक्षम है। आप उस चीज को नहीं पकड़ पा रहे हैं कि उसका क्यों हो रहा है एक्सीडेंट। उसमें जैमिनी के अपने स्वयं के ही कारण होंगे, अवश्य कारण होंगे। जैमिनी ज्योतिष अपने आप में पूरी पुख्ता सब्जेक्ट है। ये जो है उसकी बैसाखियों पे नहीं चला है पाराशरी के। नहीं, मैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहा था गुरुजी कि खरेश तो बाद में है कि उससे पहले कि ये आत्म कारक है। आत्म कारक स्वास्थ्य की रक्षा तो करता ही है, फर्स्ट हाउस को डिनोट करता है। फर्स्ट हाउस हमारा अपीयरेंस है, सेल्फ है और हमारा स्वास्थ्य है। नहीं जगदीश नंद साहब, इसी में ये होता है, ज्योतिष के जितने भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने पाराशरी पढ़ी है, उनको मालूम है कि उसी भाव से, उस भाव से आने वाली अच्छी चीजें भी आती हैं और खराब चीजें भी आती है। भाव का स्वामी अगर कमजोर है तो खराब हो जाएगा, भाव का स्वामी अगर मजबूत है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो क्या एक बात आप बताइए कि क्या लगन के स्वामी के कमजोर होने का दृष्टिगोचर फल नहीं होता है क्या? आदमी बड़ा दुबला पतला होता है, हेल्थ उसकी बहुत होती है क्योंकि लगन का स्वामी कमजोर है। तो यही बात होती है, चूंकि लगन के स्वामी को कॉरस्पॉन्ड करने वाला आत्मकारक है। अगर ये आत्मकारक बली नहीं है, घनातिकारक की दृष्टि पड़ती है, अगर लगन पे घनातिकारक की अगर उसकी दृष्टि पड़ रही है आत्मकारक पे, या आत्मकारक घनातिकारक साथ में बैठे हैं, या भातृकारक जो है वो लगन से संबंधित हो जाता है, या भातृकारक की दृष्टि अगर आत्मकारक पे पड़ रही है, तो वो क्या होगा, आदमी को थोड़ा स्ट्रेस पॉइंट दे देगा। उस स्ट्रेस पॉइंट में वो फ्रैक्चर करा सकता है। दूसरा, सूर्य जैसा प्लैनेट अगर उसका घनाति कारक हो जाएगा, तो हड्डियों का कारक है सूर्य, तो वो कमजोरी दे देगा हड्डियों में। कभी कभी ऑस्टियोपेनिया या ऑस्टियोपोरोसिस होने पे हड्डियां खुद क्रैक कर जाती हैं। ये डॉक्टर विनयशील आपको बता सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर विनयशील ने क्या किया अपनी मेडिकल जर्नी में, इन्होंने ऑप्थेल्मोलॉजी से शुरू किया, यानी आंखों के इलाज से शुरू किया। फिर उसके बाद ये गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में चले गए, पेट का इलाज लगे। फिर ये इन्होंने कहा कि अब मैं न्यूरोलॉजी में जाता हूँ, तो डॉक्टर्स ने कहा कि न्यूरोलॉजी तो आपको नहीं जाने देंगे, तो इन्होंने कहा मैं साइकेट्री में चला जाता हूँ। डॉक्टर ने कहा कि बिल्कुल सही है, आप साइकेट्री में जाएं, फिर अपने पेशेंट्स की मिमिक्री करें अपने गुरुजी के साथ। अब एस्ट्रोडेंटिस्ट हो गए हैं, अभी एस्ट्रोडेंटिस्ट भी हो गए ये लोग। तो आप जो है ये अपने पेशेंट का प्रोटोटाइप बिहेवियर अपने गुरु के साथ में करते हैं। सर मैंने देखा है जीके अगर वो नीच का हो जाए तो अच्छे रिजल्ट देता है। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि ज्ञाति कारक उच्च का होगा अथवा नीच का होगा, तो ज्ञाति कारक का टू डू हार्म ये काफी रिड्यूस हो जाता है। और दूसरा, घनाति कारक के ऊपर अगर दो शुभ ग्रहों की अगर दृष्टि होती है तो भी उन शुभ ग्रहों को जरूर हार्म होता है, लेकिन घनाति कारक को फायदा हो जाता है। दूसरा, मैंने आपको ये बताया था कि ज्ञाति कारक घनाति कारक एक ऐसा ग्रह होता है जो अगर आपका जॉब पुलिस का है, मिलिट्री का है, एनडीआरएफ का है, फायर डिपार्टमेंट का है, या आप जो है इस तरह के जर्नलिस्ट हैं जो कि वॉर जोन में जाके रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जहां भी रिस्क टेकिंग का मामला है, तो उसमें ज्ञाति कारक के स्ट्रांग होने का आपको अच्छा फल मिलता है। ये जी, ज्ञाति कारक 6-8 बार में जाने से भी ज्ञाति कारक का कुछ घट जाता है? अभी तक ऐसा कोई मैंने एग्जाम्पल तो नहीं देखा, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि एक बात मैं आपकी मानता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की हॉरोस्कोप में
आप ये देखिए जब भी हम इंग्लिश लोगों की हॉरोस्कोप लेते हैं या कॉकेशियंस की लेते हैं, वहां पे आपको मैं एक बात बता सकता हूँ कि इसमें फोटो फिनिश उनका रिकॉर्डिंग होती है। हमारे हॉस्पिटल्स में फोटो फिनिश रिकॉर्डिंग नहीं होती है, जबकि फॉरेन कंट्रीज के अंदर मेडिकल साइंस में डॉक्टर्स आज नहीं 50 वर्ष पहले, मतलब आप ये समझिए कि मेरे ग्रैंडफादर सिविल सर्जन थे और उस समय वो डॉक्टर थे। उनके सिविल सर्जन जो थे मिस्टर बटन थे, अंग्रेज थे, उन्होंने उनकी वाइफ के गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन किया था। एग्जैक्ट टाइम वहां पर नोट हुआ था कि इसमें स्कैल्पल कट चला है, कितने बजे जो है उसको स्क्यू किया गया, मतलब उसमें स्टेपल किया गया या उसमें वो सूचर्स लगाए गए। हर चीज जो है वहां पे मेटिकुलसली रिकॉर्डेड होता है। इनके अंग्रेजों का एक ऐसा वो है। तो इस वजह से इनकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है, अब जैसे जमैका हॉस्पिटल में न्यूयॉर्क में डोनाल्ड ट्रंप पैदा हुए हैं, तो न्यूयॉर्क के जमैका हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स में उनकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट है। बराक ओबामा की डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ में एक बार की फिर भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि बराक ओबामा वहां नहीं पैदा हुए थे, वो कीनिया में पैदा हुए थे, तो इस वजह से उनमें प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन जितने भी ये लोग अमेरिका में या यूरोपियन कंट्रीज में पैदा हुए हैं, वहाँ फोटो फिनिश के रूप में वहां पे रिकॉर्डिंग्स होती है। कितने बजे हमने चीरा लगाया, कितने बजे एनेस्थीसिया दिया गया, कितने बजे जो है उसकी पल्स क्या थी, ये सारा कितने बजे बच्चे रोया, कितने बजे से पहला सांस लिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इतना। तो इसीलिए हम जो है, मैं आपके सामने जो बाइडेन की भी हॉरोस्कोप लेके आऊंगा और हम ये देखेंगे कि उनका एक बेटा जो है, जो सीनेटर था, उसका एक्सीडेंटल उसकी डेथ हो गई थी। तो उनके जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जब वो सीनेटर बने, उस समय उनके बेटे का एक्सीडेंटल डेथ हुई थी। तो हम देखेंगे कि इस प्रकार की घटनाएं क्यों होती हैं, जो बाइडेन की हॉरोस्कोप से हम देख पाएंगे। अब आप में से किसी ने कुछ पूछना हो, आप लोगों से एक प्रार्थना है मेरी कि आप क्लास को जो है, क्लास की गति को आप लोग जो है वो एक मुझी को केवट मानो आप, और मुझको इसको स्टीयर करने दिया कीजिए। मैं ये आप लोगों के लिए कर सकता हूँ कि 9:30 बजे हमारा ऑफिशियल टाइम खत्म हो जाता है। 9:30 से बजे जो लोग भी जाना चाहेंगे वो चले जाएंगे। 9:30 से 10 तक मैं यहाँ बैठ के आपके डिटोर्स में ले सकता हूँ। अभी क्या होता है कि हमारी जो फ्लाइट है, वो फ्लाइट तो हमारी मुंबई की है, लेकिन उतरती है कलकत्ता में, और ममता बनर्जी आप जानते हैं कि बहुत ही खतरनाक है। गुरुजी, लेकिन नीरज जैन साहब बहुत रेलिवेंट बात सब कर रहे थे, जो हर किसी के मन में होता है। ऐसा है विनयशील साहब, डॉक्टर विनयशील, एक बात मैं आपको बताऊं, हर आदमी रेलेवेंट बात करता है। मैं आपको बताऊं, हर आदमी रेलेवेंट बात करता है, लेकिन हर चीज ना एक टाइम बाउंड होती है। आप एक बात मैं आपको बताऊं, जब मेरी बहन की शादी हो रही थी, उस दिन मेरे पिताजी की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, तो मुझे अपनी सिस्टर की मैरिज में सारा प्रबंधन करना पड़ा। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि हमारे एक मित्र थे, वो मित्र जो है, उन दिनों हम लोग IAS की तैयारी कर रहे थे, तो मेरे मित्र मेरे लिए वो डियर था, क्योंकि मैं IAS के प्रीलिम्स में बैठने जा रहा था। तो वो मुझे जो है अपनी प्रिपरेशन के बारे में उसने मुझे 2-2.5 घंटे मेरे को रोक लिया ड्राइंग रूम में, और मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं इस डायलेमा में था कि am I to look at the preparation for IAS or am I to look at all the management pertaining to my sister's marriage? Which Dr. Vinichal you think is more important at that point in time? Yeah. Which is more important? I think it's left to the individual's wisdom. No, it cannot be. It cannot be left to the individual. The point is, one in hand is better than two in the bush. We are talking of something which is going to happen, say, 3 months down the lane. But the marriage is on the head. तो सामने है. अगर if there is a lapse of commissions, there is no confusion then. वही बात है. आज हमारी जैसे क्लास है, अभी हम क्लास में ना, आप एक बात समझिए, मैं उसको क्लास को तब तक वार्मिंग अप मानता हूं जब तक कि क्लास के सब्जेक्ट विषय के सारे कंपोनेंट विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ जाते। अच्छा, मेरा एक पढ़ाने का ये मेथड है कि मैं हर कंपोनेंट को, जब मैं उससे पीछा छुड़ाऊंगा, उस समय छुड़ाऊंगा जब मैं उसको 2 से 3 बार रिकैप करके सीमेंट कर दूं अपने सभी स्टूडेंट के उसमें, ताकि वो भूले ना। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट कंपोनेंट पे आऊंगा,
फिर उसे सीमेंट कराते हुए चलूंगा, फिर नेक्स्ट कंपोनेंट पे आऊंगा। जब वार्मिंग अप हमारी खत्म होगी और हम जो है ओलंपियंस बन जाएंगे और हम उस रास्ते पे खड़े हो जाएंगे जहां से रेडी स्टडी गो, तो वो उस समय पे ये सारे के सारे नियम सारे स्टूडेंट लगा पाएंगे। फिर वो प्रैक्टिस विद गुरुजी जो है मजेदार रहता है। तो ये मुझे सिर्फ मेरी आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है क्लास में मुझी को केवट बनने दें और मेरे ऊपर यकीन करें कि मैं आप लोगों को इस मझधार से निकालूंगा। मैं ही डिस्टर्बेंस के लिए बहुत बहुत सॉरी। ऐसा कोई इशू नहीं था, लेकिन मेरे को ऐसा लगा था कि ये जवाब आपसे बेटर कोई नहीं दे पाएगा, इसलिए मैंने कभी किसी से पूछा भी नहीं। तो ऐसा मतलब नहीं कोई एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं है, मैं तो बहुत एस्ट्रोलॉजी को मानता हूँ, लेकिन ये एक इशू था मेरे मन में। नीरज जैन साहब, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, मेरा सिर्फ ये कहने का है कि समथिंग इज इम्पोर्टेंट एट सम पॉइंट इन टाइम एंड समथिंग बिकम्स फ्रिवलस एट दैट टाइम। मेरा सिर्फ ये कहने का है कोई चीज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए हमारे पास में ना एक प्रॉब्लम क्या आती है, हमारे पास में बड़ा एक फिक्स टेन्योर होता है, फिक्स टाइम होता है हमारे पास। सिर्फ हफ्ते की 2 क्लास होती हैं और 2 क्लास में आपको 7:45 से क्लास शुरू होती है। आजकल जो है मैं लेट हो जाता हूँ, 7:48 पे शुरू करता हूँ या 7:50 पे, तो उसका मतलब है कि 5 मिनट में वहां लूज कर रहा हूँ। क्लास हमें 9:30 पे क्लोज करनी है। फिर क्या होता है कि जब मैं 5 मिनट वहां लूज करूंगा तो 5 मिनट इधर मैं लूंगा। तो जिन लोगों के साथ मेरा वादा है 9:30 पे क्लोज करने का, उन बेचारों को कितनी जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये सर इन फ्यूचर आई विल केयरफुल सर। नहीं, मैं आपको अपना कहीं अन्यथा ना लें। आप मेरे लिए बहुत पूजनीय हैं और बहुत रिगार्डेड हैं। नहीं, मैं तो आपको पहले ही बोला था जी, आपसे ही मेरा मन था। अच्छा लक्ष्मी, आपने कुछ पूछना हो, स्वाति आपने कुछ पूछना हो, और किसी ने कुछ पूछना हो? गुरुजी एक मेरा छोटा सा सजेशन है, आपको स्वीकार्य हो तो ये आपकी मर्जी है। ये है कि आप जो है ना एक टाइम फिक्स कर लें कि भाई यहाँ तक तो क्लास चलेगी, उसके बाद जो प्रश्न उत्तर का है उसको बाद में लें। पहले आप अपने फ्लो में जो आपने करवाना हो वो करवाएं, उसके बाद अलाउ करें। शुरू में ही नहीं आते ही अलाउ करें कि भाई पूछ लो जिसने जो कुछ पूछना। फिर तो ऐसा है कि आपकी ये क्लास चाहे कितने पूरे साल चला लो आप, हम इतने प्रश्न पूछेंगे, हमारे पल्ले भी कुछ नहीं पड़ेगा और आप भी पूरा टाइम। डॉक्टर विनयशील, आप क्या कहते हैं इस बात पे? बीच में प्रश्न नहीं होना चाहिए। गुरुजी ये बहुत अच्छा है कि हम लोग एक शेड्यूल उसके लिए रखें, लेकिन गुरुजी ये जगदीश सर से मैं पूरी तरह एग्री करता हूँ कि क्लास क्वेश्चन आंसर के लिए समय रखे जाए, लेकिन हमको लगता है कि क्लास खत्म होते होते 10 बज जाते हैं और आप थक जाते हैं, तो आप पे इट विल बी हार्ड ऑन यू। आप बिल्कुल आप मुझे ना बहुत कम, आप मेरे स्टेमिना को बहुत कम एसेस कर रहे हैं। डॉक्टर विनयशील, ये जरूर है कि मेरा हीमोग्लोबिन लेवल जो है 10.5 है और मैंने पिछले 1 महीने के अंदर में 8 किलो वजन लूज किया है। लेकिन अगर आप मेरा स्टेमिना देखें, मैं आज भी 16 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, आज भी मैं जो है पुस्तकें पढ़ रहा हूँ, आज भी मैं उतना ही टाइप कर रहा हूँ, उतनी ही मेहनत कर रहा हूँ, और आज भी मैं जो है सिर्फ 8 घंटे सोता हूँ। तो आप मेरे स्टेमिना पे तो बिल्कुल आप वो ना करें। नहीं, उस पे डाउट नहीं है सर, हमने उस पे डाउट नहीं है सर। वी वांट टू बी रेस्पेक्टफुल ऑफ योर टाइम। 3 घंटे 54 मिनट की लेकिन क्लास। डॉक्टर विनयशील, अगर आप एग्री कर रहे हैं, क्योंकि सबसे अधिक ना प्रश्न आप पूछते हैं और आप बिल्कुल मेरे छोटे भाई की तरह हैं, तो आप इसका बुरा मत कीजिएगा। आप हर समय अनम्यूट होके प्रश्न पूछते हैं, बीच में इंटरप्टिव, या जगदीश दयान साहब भी काफी पूछते हैं। ये बढ़िया है सर, ये बेस्ट है। मैं आपको बताऊं, ये इवन जगदीश दयान साहब भी बार बार अनम्यूट होके प्रश्न को बीच में झड़ी लगा देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, इसमें वो वाली बात हो नहीं, कैटल इज कॉलिंग द पॉट ब्लैक, वो वाला अंग्रेजी का मुहावरा यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं, आज आपने जो कंसेंसस बनाई है, I really salute each one of you because we have to have some semblance of discipline in this class. अगर हमें आगे बनना है, और मैं अगर अपने वादे पे खरा उतरना चाहता हूं that I want to make each one of you master of this subject, तो मुझे एडिकेट टाइम मिलना चाहिए बोलने का। और मैं आपको बताऊं, ये वार्मिंग अप क्लासेस हैं,
जब तक कि मैं सारे कंपोनेंट आप लोगों को नहीं याद करा दूंगा तब तक मुझे भी चैन नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर आप देखिए झड़ी लग जाएगी एग्जाम्पल चार्ट्स की, फिर आप बोलेंगे, आप बोलेंगे, मैं तो सिर्फ एक मॉड्यूलेटर हूँ, जैसे प्रैक्टिस विद गुरुजी में। यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगा कि डेजिग्नेटेड टाइम का ये मतलब तो नहीं है कि कोई स्टूडेंट बीच में कोई रेलिवेंट चीज अगर बोल रहा है तो नहीं बोल सके। नहीं, ये कौन डिसाइड करता है? वो छूट जाएगी, वो छूट जाएगी। देखिए फिर बात छूट जाएगी, वो बात बिल्कुल ही छूट जाएगी बात। चैट बॉक्स में डाल दिया कीजिए फिर, अगर मुझे रेलेवेंट लगेगी, लेट द डिस्कशन ऑफ डिसाइडिंग वेदर इट इज रेलेवेंट इररेलेवेंट वो मेरे पास छोड़ दीजिए, आप उसको चैट बॉक्स में डलवा दीजिए। सब लोग चैट में डाल सकते हैं, मैं चैट बॉक्स को बीच में खोल के देखूंगा, जो भी रेलेवेंट होगी उस काम पे मैं उसका आंसर दूंगा। सर एक दूसरा ऑप्शन ये भी है, जब तक आपने अगर मिलिट्री स्टाइल में पढ़ना है तो उसके लिए भी तैयार है हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। किस चीज का? मिलिट्री स्टाइल में अगर पढ़ना है एकदम रूल बुक के हिसाब से तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं, हम लोग नहीं बोलेंगे। आप सबको म्यूट कर दीजिए, आप सबको म्यूट कर दीजिए और डिसेबल कर दीजिए, हम अपने आप को अनम्यूट कर ही नहीं सके। सर हाँ बोलिए। सर जैसे सुनील सर की क्लास में होता है, एक फ्लो में हो जाती है, उनकी बात जब खत्म हो जाती है तो वो वैसे भी वो अलाउ नहीं करते। He doesn't appreciate कि बीच में कोई बोले, and he always takes our questions। ऐसा नहीं है कि वो लेते नहीं है। और सर आप भी सारे लेते हैं, और मैंने तो ये भी देखा है कि जो आप नहीं ले पाते या फिर जो किसी ने पूछा होता है, आप उसको यू मेक श्योर कि आप चैट पे उसको चाहे पर्सनल विंडो पे उसको लिख दें। ऐसा है सुनील जी के साथ में ना, जिस बात से मैं उनकी एग्री नहीं करता, सुनील जी जो है वो थोड़ा एक्सट्रीम में चले जाते हैं। जैसे सपोज उन्होंने विनयशील साहब ने 3 क्वेश्चन पूछ दिए, तो अगर वो सुनील जी को अगर दिमाग घूम गया तो विनयशील साहब को ब्लॉक ही कर देंगे। तो मैं इन सब बातों से ना इत्तेफाक नहीं करता। कई बार मेरी बहस होती है कि आप किसी स्टूडेंट को ब्लॉक क्यों कर देते हैं। मैं अपने जो सभी स्टूडेंट्स को प्यार करता हूँ और उनको अपना परिवार का सदस्य मानता हूँ। मुझे मालूम है कि अगर वो प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वो अच्छी बात है, मैं उनके प्रश्नों का जवाब दूंगा, लेकिन एक डिस्क्रिप्शन मेरे पास होना चाहिए कि वो प्रश्न इस समय रेलेवेंट है कि नहीं है। We can keep it for later, maybe थोड़ा टाइम बाद। ये बात बिल्कुल सही है गुरुजी। आधा 1 घंटे का चैट बॉक्स में डाल दें। पैटर्न आई थिंक भगवान बुद्ध ने इतनी तपस्या करने के बाद बोला मध्यम मार्ग, तो मध्यम ही मार्ग सबसे अच्छा है। बिल्कुल एग्रीड। ना ये ना राइट एक्सट्रीम ना लेफ्ट एक्सट्रीम, मध्यम मार्ग। विश्वनाथ साहब क्या है, बोलिए विश्वनाथ साहब। सर मेरा क्वेश्चन था कि लोग ना जैसे टाइम करते हैं बर्थ ना बच्चे की, जैसे अभी आप बात हो रही थी टाइम की, एग्जैक्ट टाइम निकालते हैं, तो वो एक तो वो उसका फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? हमारे जैमिनी ज्योतिष में टाइम का आप कभी भी लगा के देख लीजिएगा, टाइम का बिल्कुल भी जैमिनी की 4 दशाओं पे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तक कि प्रत्यंतर दशाओं तक। अब जैसे कहने का मतलब है कि मैंने अपनी ही कुंडलियों में देखा है, अगर अपनी कुंडली में मैं 15 मिनट भी पीछे कर दूं टाइम को या 15 मिनट आगे कर दूं, इसका हाफ एन आवर का जो आर्क है उसमें कोई दशाओं में 4 दशाओं के अंदर अंतर दशाओं में प्रत्यंतर में कोई फर्क नहीं आता। आप 15 मिनट्स का ऑन आइदर साइड, ऑन दिस साइड और द अदर साइड, आप उसे मूव कर सकते हैं। इसीलिए जैमिनी ज्योतिष में इतना अच्छे प्रेडिक्शंस हो पाते हैं, क्योंकि इसके अंदर ना तो आपके 4 कारक चेंज होंगे, ना आपकी 4 दशाएं चेंज होंगी, ना आपकी अर्गलास चेंज होंगी, ना ही आपके जो है राजयोगास चेंज होंगे। इसलिए आप प्रेडिक्शन। और सबसे बड़ी बात है, सबसे खूबसूरत बात है कि आप इतने सक्षम हो जाते हैं। पहले इसमें एक पहला पड़ाव है लगन से, 4 दशाओं से और आपके जैमिनी के आपके राजयोगास से। दूसरा पड़ाव उसका होता है फिर आरूढ़ लगन से उनके राजयोगास से, आरूढ़ लगन संबंधित। तीसरा पड़ाव होता है फिर आपके कारकांक्षा लगन और उसके राजयोगास से। तो इसमें इस प्रकार, उसके बाद फिर आप वर्णादि लगन पे जाइए, घटिका लगन पे जाइए, होरा लगन पे जाइए, जो भी आप लगन से उठाना चाहते हैं। तो जैमिनी ऋषि ने ना, ये मैंने आपको जैसे बताया, कंपार्टमेंटलाइज सब्जेक्ट लिखा है, यानी कि जैसे ऐसे ट्रेन के डिब्बे हैं जो आपस में कनेक्टेड तो हैं, लेकिन आप उससे जा नहीं सकते एक से दूसरे में। आप ऐसा थ्रू पैसेज नहीं है सारे में, तो आपने एक को कर लिया। तो अभी हम जो है ना, पहले अपने पड़ाव को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद जो है हमने इसमें वो करना है, अब इस पे ना एग्जाम्पल कुंडलीज पे हमने लेना है।
और हमेशा पोस्टमार्टम स्टडीज के द्वारा ही आप कभी भी अच्छे फलित को पकड़ पाएंगे। शुरू में आप जो है, अगर सपोजिंग नीरज जैन साहब आप ये सोचिए कि आज मैं किसी की एक्स आदमी की कुंडली ले लूं और उसको मैं कहूं कि 2023 में आपके साथ ये घटना होगी इस चर दशा के अंदर, ना तो मेरी यहाँ क्लास रहेगी ना आप रहेंगे, क्योंकि ये क्लास तो हमारी 21 क्लासेस के बाद या 30 क्लासेस के बाद समाप्त हो जाएगी। तो कौन इसको, आप भी भूल जाएंगे, मैं भी भूल जाऊंगा कि 21 में उसको फोन करके पूछ, मतलब 23 में फोन करके पूछें कि हमने ये आपकी कुंडली से प्रेडिक्शन किया। तो इसका मतलब एक्सरसाइज ही बिल्कुल 48 घंटे वाली करनी चाहिए ना, 56 घंटे वाली। 56 घंटे वाली भी करके क्या फायदा होगा, आप समझे नहीं। हम नेक्स्ट टॉपिक में आ जाएंगे, फिर भूल जाएंगे सब लोग। अगर हम एक आदमी के पास को डेलिनेट कर पाते हैं तो पास भी तो कुंडली का फ्यूचर है। अगर हमारी कुंडली से ये निकल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का असेंशन टू द पावर 2016 की उसकी वो दशा जो प्रारंभ हुई है, उससे लेकर और 17 के मार्च तक में वो जो दशा चल रही है उसमें होना चाहिए, और 17 के जनवरी में वो बन गए, तो उसका मतलब सारी प्रिपरेशन 16 से उस प्रारंभ हो चुकी थी। तो उसका मतलब ये चीज जो है, यू हैव ए बिंगो। तो यही तरीका हमारा होता है। इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको अपना दिखाया था, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि व्हाट वाज द टाइम व्हेन आई वाज टेकिंग इनसाइड द हॉस्पिटल, तो then I told you about my marriage. Everything was actually matching up with it. तो इस तरीके से एक सिंपल सी बात है, मेरा जो विवाह है, मेरी कुंडली आप देख रहे हैं, तो मेरी कुंडली तो तभी की है जब मेरा जन्म हुआ है, तो उसका मतलब कुंडली का तो फ्यूचर हो गया। मैरिड व्हेन आई वाज 29 years, तो उसका साफ मतलब है। तो इस बात को हमें याद रखना है। तो कहने का मतलब है कि आप इस तरीके से आप चीजों को समझ पाते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, और आप लोगों को शुभ रात्रि। नमस्कार सर। धन्यवाद सर, शुक्रिया। शुभ रात्रि। नमस्कार सर। आपको भी और आपका आभार। जी, आप लोगों को भी, आपका भी आभार कि आप आए। थैंक यू। आज की अमावस्या तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं सारे स्टूडेंट। नहीं, क्यों जरूरत है क्षमा मांगने की, क्या जरूरत है, आप समझे नहीं। याद रखना लेकिन 5 ऋणों को आपने कभी नहीं भूलना है: गुरु ऋण, माता पिता ऋण, धर्म ऋण, भूमि ऋण और संतान ऋण। इससे जब तक आप ऋण नहीं होंगे तब तक आपको जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। तब तक पंचम भाव ठीक नहीं होगा सर अपना। पंचम से तो ये सब नवम से। गुरु जी माफ करना, ज्यादा प्रश्न पूछने के लिए माफी जी, सबके तरफ से सॉरी करने की जरूरत नहीं है, आशीर्वाद लो। आप लोग आशीर्वाद लेते हो, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, मेरी तरफ से आशीर्वाद आप लो ना लो। नमस्कार सर।